औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये तरबियती इज्तिमा, आज हमने एक खुसूसी हमारे मेहमान हैं, बल्कि इस प्रोग्राम के मेहमान हैं, हमारे साथी हैं, बड़े देरीना साथी हैं, लेकिन शायद आप लोग उनको इस तरह से टाउन यूसीज और कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी के हवाले से नहीं जानते हों। आज हम ये मुल्क में जो सुनते रहते हैं इकॉनमी इकॉनमी इकॉनमी, लोग गली कूचों में तबसरे करते हैं अब टीवी देखकर, सारी चीज़ें देखकर। तो आज का ये इज्तिमा, आज का ये पूरा जो है सेशन, वो आसान लफ्ज़ों में एक आम आदमी की ज़ुबान में इकॉनमी के ऊपर जो है वो गुफ्तगू होगी, ताकि पाक सरजमीन पार्टी के ज़िम्मेदारान और कारकुनान उसकी बेसिक थीम को समझे और पाकिस्तान में इस वक्त हो क्या रहा है और किस तरह का रुझान है और आगे क्या हम देखते हैं, इसके बारे में एक बेसिक सी जनरल नॉलेज हमारे पास ज़रूर रहनी चाहिए, ताकि हम जब गली कूचों में और बाज़ारों में और जब हम दावत लेकर जाएं तो पाक सरजमीन पार्टी के किसी भी कारकुन को किसी बात के ऊपर खामोश ना होना पड़े। तो इसलिए इस टॉपिक के हवाले से हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमारी सफ़ों में अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ही वेल नोन, पाकिस्तान का के हवाले से तो बहुत वेल नोन नाम है। हम लोग शायद उस तरह से उनको आज से पहले उस तरह से नहीं जानते हो। मोहम्मद आज़म खान भाई हैं, हमारे साथी हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल फोरम के मेंबर हैं, हमारे बिजनेस काउंसिल के मेंबर हैं। इनका एक छोटा सा तारुफ आपको कराता जाऊं। ये मास्टर्स हैं फाइनेंस में, फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने उसके बाद जो है वो आला तालीम के लिए वहाँ गए और इसी फाइनेंस में उन्होंने जो है वहाँ पे हार्वर्ड से उन्होंने डिग्री हासिल की। और उसके बाद फेडरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो FPCCI है उसके ये मेंबर रहे हैं बहुत अरसे तक। आजकल स्टॉक एक्सचेंज की जो है वो बहुत ही फाल मेंबर हैं। टीवी टॉक शोज वगैरह में इकोनॉमी के ऊपर जो है वो बहुत सारे टॉक शोज कर चुके हैं, बहुत सारे इदारियों में इनका जिक्र है। और एक बहुत अच्छी प्रैक्टिकल ग्रिप जिसे कहते हैं, तो होती है ना किताबी बातें जिनको आप, ऐसी बातें कि जिनका जमीन से कोई ताल्लुक ना हो, एक वो अप्रोच है कि जो कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, जो कि किताबी बातें भी हैं, प्रैक्टिकल भी, और उसका पाकिस्तान और आज के तमाम अदवार से उसका क्या ताल्लुक है और कैसे हम उसको देख सकते हैं, उस हवाले से इनकी अप्रोच है। आप सब तमाम साथियों से, जिम्मेदारों से, बाजियों से सबसे गुजारिश है कि बहुत तवज्जो से इनकी बात सुननी है, पॉइंट नोट करने हैं, और अगर बाद में अगर आपको कुछ लगे कि हाँ आपने कुछ पूछना है तो आप इनसे पूछ भी सकते हैं। और इस सेशन के बाद आपको पता होना चाहिए कि फिर इकोनॉमी के ऊपर अगर आपने किसी से कोई बात पूछनी है तो आजम भाई को आपने पकड़ना है, वैसे भी जो है वो उनसे आप लोगों का तारुफ रहना चाहिए। तो बगैर किसी फर्दर डिले के आप सब लोगों की भरपूर तालियों में, एक दफ़ा ताली बजा दें आजम भाई के लिए। तालियों में मैं गुजारिश करूँगा आजम भाई से कि आएँ और अपने लेक्चर का आगाज़ करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को, साथियों को, बाजियों को, सुनने वालों, देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मुस्तफ़ा भाई का, जिस तरह से उन्होंने इंट्रो दिया है मेरा। इस काबिल नहीं हूँ अभी बहुत टाइम है, बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ पढ़ना है अभी। बात यह है कि इस प्रोग्राम का सिर्फ मकसद ये था कि 2-2.5 महीने पहले जब मेरी मुस्तफ़ा भाई से बात हुई कि हमें इस तरह का फोरम बनाना है और इस तरह के लोगों को अपने तैयार करना है, क्योंकि आजकल की पॉलिटिक्स के अंदर वो पॉलिटिक्स नहीं है जो हमने पिछले 30 सालों के अंदर देखी है। आप जब किसी ग्रुप में बैठे हैं, किसी गैदरिंग में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, इवन अपने ख़ानदान में बैठे हैं, तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाक सरजमीन पार्टी को। तो आपके पास पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन तो डेफिनेटली है, क्योंकि आपने किसी न किसी सतह पे कहीं ना कहीं काम किया हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ इकॉनमी के हवाले से आजकल एक नई जंग है। आजकल जो बात करता है, पॉलिटिकल लीडर हो, पॉलिटिकल वर्कर हो, उसके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपका मुल्क किस तरह तरक्की करेगा, आपके मुल्क में किस तरह बेहतरी आ सकती है। लोग आजकल तनकीद बराए तनकीद सुनने को तैयार नहीं है। तनकीद बराए इसला होनी चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास कोई सोल्यूशन होना चाहिए। सिटिंग गवर्नमेंट के लिए हमारे पास भी डेफिनेटली सोल्यूशंस हैं, हमारे पास भी कुछ लाए हैं हमारे, जो हम उनको हर हवाले से हर फोरम पे दे सकते हैं। तो इस सेशन का सिर्फ मकसद यही है कि आप लोग उन चीज़ों को थोड़ा सीखें, उन चीज़ों को थोड़ा सा समझें। जब आप बैठें लोगों के साथ, बात करें उनके साथ, तो आपको इतनी नॉलेज हो कि आप उनको वो जवाब दे सकें, और उनको पता हो कि जिस चेयरमैन को, जिस प्रेसिडेंट को, जिस पार्टी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ पे वाकई में इस तरह के लोग हैं जिनके पास आज के हालात के हिसाब से इंफॉर्मेशन और नॉलेज है। सेशन को इस तरह स्टार्ट करेंगे कि मैं बात करूँगा, मेरे बात करने से आप ज़ाहिर बात है सुनेंगे, सीखेंगे चीज़ों को, लेकिन ज़्यादा इंफॉर्मेटिव इस तरह से हो सकता है, किया जा सकता है इसको कि आप लोग उस पर इंटरेस्ट लें, आप लोग इस बात को समझें, और सवालात ज़्यादा होंगे। बेसिकली
सवालात ज़्यादा होंगे तो जाहिर बात है मुझे क्लियर करने में आसानी होगी। आपके दिमागों में क्या चीज़ है, क्या मुश्किल है, वो समझना ज़्यादा आसान है। मुझे नहीं पता, मेरे लेवल, मेरे दिमाग के हिसाब से मेरी मुश्किलात, मेरी चीज़ें अलग हैं, आपके हिसाब से आपकी होंगी। हर किसी का अपना अपना एक फ्रेम ऑफ माइंड होता है। तो आधे घंटे हम बात करेंगे इसके ऊपर, फिर आधे घंटे का सेशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन। बात यह है कि सिंपल एक बड़ी लॉजिक है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान 1947 के बाद जब बना तो 1947 से लेके 1970 तक, तकरीबन 70 की दहाई तक पाकिस्तान के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत बेहतर थी। चीज़ें बहुत मुस्तकम थी, हम बड़ी सही डायरेक्शन में जा रहे थे और हमें लग रहा था कि हम पाकिस्तान को एक उस लेवल पे लेके आ जाएंगे जहाँ पे दुनिया के आज दूसरे ममालिक हैं। लेकिन हुआ ये कि 70s के बाद, 71 की जंग के बाद तो इस तरह के हालात हुए कि हमारी रिजर्व्स की पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। हमारे पास जो पैसे थे वो ख़त्म हो गए हमारे पास। तो 1970s के अंदर पहले हमने IMF की तरफ रिजू किया। अभी तक IMF की तरफ हम तकरीबन 12 दफ़ा जा चुके हैं और हम 12 दफ़ा जाके पैसे ले चुके हैं। टोटल इस वक्त जो पैसे लिए पाकिस्तान के ऊपर कर्जा खाली IMF का है वो $56 बिलियन है। टोटल पाकिस्तान का कर्जा इस वक्त $95 बिलियन था जब गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया तो 18 अगस्त को अलग किया, लेकिन उसमें से IMF का कर्जा $56 बिलियन है। तो 70s के अंदर जो रुपये की कदर थी हमारी वो बहुत मुस्तकम थी। डॉलर उस वक्त सिर्फ 3 रुपये का था हमारा, आज डॉलर हमारा 140 रुपये का है। तो ये सिर्फ वजूहत बनी हमारी कि हमने कर्जा लिया। कर्जा दुनिया के और ममालिक भी लेते हैं। जापान के ऊपर जब अटैक हुआ तो उसने भी $8 बिलियन का कर्जा लिया IMF से, लेकिन कमाल बात यह कि 9 साल बाद पूरे पे कर दिया। हमने सिर्फ कर्जा लेने के लिए लिया, देने के लिए कभी आज तक लिया नहीं। तो बात यह है कि इतने सारे कर्जे के साथ जब आप गवर्नमेंट को चलाएंगे, गवर्नमेंट को चलाने की कोशिश करेंगे तो मुश्किलात तो आपको ज़ाहिर बातें होंगी। आपने ये कह दिया इस इलेक्शन से पहले कि जी हम कर्जा नहीं लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल इसलिए नहीं है कि आने वाली हुकूमतों के लिए भी पॉसिबल नहीं है। मैंने ये बात मुस्तफा भाई से 2 दिन पहले भी कही थी कि ज़ाहिर बात है हम फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं तो हमें हर तरह की तैयारी रखनी चाहिए अपनी ना। तो हमारे पास मुल्क चलाने के लिए अगले 2023 में, 2028 में क्या होगा, कर्जे के अलावा कुछ नहीं होगा। मेजर्स लिए जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये मेजर्स इतने ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है कि आपके उस कर्जे को पूरा कर सकें। तो $95 बिलियन का हमारा टोटल कर्जा था जुलाई 2018 तक। इस हुकूमत ने आने के बाद 8 महीने में $3 बिलियन का कर्जा जो है वो सऊदी अरब से ले लिया है। उसके बाद $2 बिलियन का कर्जा जो है वो हम UAE से ले चुके हैं। आखिरी पेमेंट जो UAE की आई है वो परसों आई है $1 बिलियन की स्टेट बैंक के पास। टोटल हमारा इस वक्त पाकिस्तान का जो कर्जा है, जिसे फॉरेन डेट कहते हैं आप, वो $100 बिलियन हो चुका है। मतलब सुन के डेफिनेटली मुझ जैसे आदमी के लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप क्या करेंगे पता नहीं है। हुकूमत जब आई थी तो 1,17,000 रुपये का एक आदमी मकरूज था। मार्कअप लगाने के बाद 1,75,000 रुपये का वो मकरूज था। आज 2 लाख रुपये का हर आदमी मकरूज है पाकिस्तान में। जो बच्चा इस दुनिया में आ चुका है, भले वो 8 दिन का हो, 8 महीने का हो, 8 मिनट का हो, और वो बाबा जो बिल्कुल अपने अख्ताम पे 100 साल की उसकी उम्र है, वो सब मिला के हर आदमी ने, हर शख्स ने, हर बच्चे ने 2 लाख रुपए का मकरूज है वो, और उसको वो पैसे देने हैं। अब ये पैसे ज़ाहिर बात है वो कैसे देगा, ये तो हुकूमत का काम है देने के लिए। अभी भी हम रुके नहीं है, लेकिन अगली पेमेंट हमारी आ रही है अगले महीने $1 बिलियन की, जो कि UAE से आएगी हमारी। $3 बिलियन UAE से हो जाएंगे, $3 बिलियन हमारे सऊदी अरब से हो जाएंगे। टोटल मिला के 6 बिलियन हमारे अभी तक के हो जाएंगे 8 महीने के। उसके बाद 15 बिलियन करेंसी के हिसाब से, पाकिस्तानी करेंसी और इंटरनेशनल करेंसी के हिसाब से $2.2 बिलियन बनते हैं, जो कि चाइना ने हमें भी देना है अभी। तो आप $2 बिलियन लगा लीजिए, वो आपके अगले महीने आ जाएंगे। तो ये हो जाएंगे आपके मिला के $102 बिलियन। उसके बाद आपके पास कोई हल नहीं है, क्योंकि जो रिजर्व्स की पोजीशन है, जो आपकी इस वक्त क्रिटिकल पोजीशन है, उसके हिसाब से आपको IMF के पास जाना पड़ेगा। मज़ीद IMF के पास जा रहे हैं। 26 मार्च को IMF की टीम पाकिस्तान आ रही है और 25 मार्च को FATF की टीम आ रही है। मार्च का महीना पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्तों में और लास्ट वीक जो है वो बहुत मुश्किल है और बहुत क्रिटिकल भी है, क्योंकि उसमें पाकिस्तान के कुछ फैसले होने और जो बहुत अहम फैसले हैं। तो IMF की टीम के पास जाने के लिए हमारे पास गिरवी रखवाने के लिए तो इस वक्त कुछ नहीं है, क्योंकि हम काफ़ी चीज़ें गिरवी रखवा चुके हैं अपने। अब एक स्टॉक मार्केट बची थी $60 बिलियन की। स्टॉक मार्केट में से 51% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का स्टेक है। तो बाकी के जो $30 बिलियन बचते हैं वो हम ऑलरेडी गिरवी रखवा चुके हैं 2008 के अंदर, जब $7.2 बिलियन का कर्जा लिया था और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, तो उस वक्त आपने स्टॉक मार्केट को भी गिरवी रखवा दिया था अपना। तो अब हम मांगते हैं IMF से $10 से $12 बिलियन। बाई चांस अगर हमें
ये मिल जाते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि अल्लाह करे कि मिल जाए, क्योंकि कर्ज तो कर्ज है, और ये तमाम कर्ज हम फ्री फंड में नहीं ले रहे, ना ही किसी दोस्ती यारी में ले रहे हैं, ये हम मार्कअप के ऊपर ले रहे हैं। 3% से लेके 6.5% का मार्कअप था, एवरेज 4% का मार्कअप है जो हम तमाम पैसों के ऊपर दे रहे हैं। अगर हम ये पैसे जाके $10 बिलियन IMF से मजीद ले लेते हैं अभी, तो $112 बिलियन का कर्जा हमारा होगा 2019 के अख्ताम के ऊपर। उसके बाद भी हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि इस वक्त हमारी रिजर्व की पोजीशन ये है कि $14.5 बिलियन के हमारे पास रिजर्व हैं। ये बात आपको पता नहीं है, ये लोगों को भी पता नहीं है। जो एंकर्स बोलते हैं टीवी के ऊपर शाम में बैठ के, वो भी इतनी बात करते हैं जितनी उनको शायद बताई जाती है। $14.5 बिलियन में से कमाल बात ये है कि $14.5 बिलियन हमारे नहीं है। $14.5 बिलियन में से $6 बिलियन जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के, जो 2002 से 2004 के दरमियान मुशर्रफ के एरा के अंदर जब $60 का आपका डॉलर था, तो उन्होंने ओवरसीज आपके पाकिस्तानियों ने यहाँ पे करेंसी अकाउंट खुलवाया, डॉलर भेजना शुरू करें। वो डॉलर बढ़ के $60 का डॉलर $140 का हो गया। इसीलिए ओवरसीज पाकिस्तानी ना स्टॉक मार्केट में आते हैं, ना म्यूचुअल फंड में आते हैं, ना प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। ज़रूरत नहीं आने की। जब $60 का भेजा हुआ आपका रुपया $140 का हो जाए, तो दुनिया की पूरी दुनिया के अगर आप रिटर्न मिला लें तो ऐसे रिटर्न नहीं होंगे जो पाकिस्तान ने करेंसी डिवैल्यूएशन के अंदर लोगों को दिए हैं। तो अब हालत इस तरह के हैं कि $14.5 बिलियन में $6 बिलियन ओवरसीज पाकिस्तानियों के, $6 बिलियन जो है वो कमर्शियल बैंक्स के हैं जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। तो आपके कितने बचे? थोड़ा सा आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, पता है, $2.5 बिलियन बचे। बिल्कुल आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। आप मेरे साथ रहेंगे तो मुझे लगेगा कि ये जो मेरी बात है वो आप तक जा रही है, और उसी से फिर आप सवाल बना के मुझसे पूछेंगे। तो जहां मैं थोड़ा सा तेज हो जाऊं या आपको लगे कि बाउंसर हो रहा है, तो आपने मुझे रोक देना है। इसमें कोई वो बात नहीं है, आपस की गैदरिंग है और इंटरेक्टिव सेशन इसमें इस तरह से होता है। तो $14.5 बिलियन में से $6 बिलियन जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों के हैं, $6 बिलियन जो है वो कमर्शियल बैंक्स के हैं, $2.5 बिलियन आपके अपने हैं अभी तक, जिसमें से हम $5 बिलियन इस्तेमाल कर चुके हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया सऊदी अरब से, और हमने जो यूएई से लिए अभी तक के पैसे। तो हमारा जो इम्पोर्ट बिल है बेसिकली वो इस वक्त $4 बिलियन का है महीने का। हमारी पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट है इस वक्त पूरे साल की वो $55 बिलियन है। मतलब कहने को हम एक तरक्की पजीर मुल्क हैं। कभी डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं 4-5 साल बाद, फिर थोड़ा सा ऊपर आते हैं, फिर डिफ़ॉल्ट होने पे आ जाते हैं। लेकिन हालात ये है कि $55 बिलियन की इंपोर्ट करते हैं हम पाकिस्तानी, जिसमें से एक इम्पोर्टेड गाड़ी भी है 3-4 करोड़ रुपये की, इम्पोर्टेड डायपर्स भी हैं, दूध के डिब्बे भी हैं, चॉकलेट्स भी हैं, कपड़े भी हैं, जूते भी हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाजा है। चारों मौसम हैं, समंदर है, दरिया है, दिन है, रात है, धूप है, ज़रखेज़ी है, आपके पास सारे रिजर्व्स मौजूद हैं। पेट्रोल हम निकाल रहे हैं, सोना हम निकाल रहे हैं, कोयला हम निकाल रहे हैं। हर चीज़ अल्लाह ने पाकिस्तान को नवाजी है। अल्लाह ने बहुत सोच समझ के, और मैं समझता हूँ कि दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं बना, अगर आप इसको स्टडी करें सही तरीके से बैठ के 2 घंटे निकाल के, दुनिया में अल्लाह ने जितने मुल्क बनाए हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इतना आइडियल मुल्क बनाया जितना पाकिस्तान को बनाया है। कोई ऐसी चीज़ मुझे नहीं मिलती, अगर मैं बहुत ढूंढूँ भी, बहुत सर्च करूँ पूरी रात लगा के, पूरा दिल लगा के, कि मैं कहूँ कि नहीं ये पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान के पास हर वो चीज़ है जो आप सोच सकते हैं। बदनसीबी से लोग ऐसे मिले 30-40 सालों में पॉलिटिक्स के नाम पे कि वो पाकिस्तान को खा गए। उन्होंने पाकिस्तान को मिलान किया, उसके ग्राफ को नीचे लेके आए, इस तरह की करप्शन हुई, इस तरह के हालात पैदा किए गए कि पाकिस्तान उस नहज पे आके खड़ा हो गया कि लोग समझते हैं कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है, पाकिस्तान के पास बहुत कुछ है। अब मसला ये है कि ये तमाम चीज़ों को देखते हुए अगर आप आगे का लाहेअमल बनाते हैं, आगे की चीज़ों को तैयार करते हैं, तो लोग इसीलिए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं शाम को आगे कि आपको नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा नज़र आती है ना। नेगेटिविटी तो होगी, क्योंकि जो चीज़ नज़र आ रही है, जो चीज़ प्रीवेल की जा रही है, जो चीज़ लोगों को दी जाती है, वो सिर्फ नेगेटिविटी है। पॉजिटिविटी कुछ भी नहीं है, दिखाई नहीं जाती है बहुत कुछ। तो मैं सिर्फ आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जब आप लोगों में बैठें, लोगों से बात करें, तो लोगों को सोल्यूशन दें कि पाकिस्तान में बहुत बेहतर, क्योंकि आपसे डेफिनेटली वो आने वाले वक्त में पूछेंगे कि भाई चले अगर आप होते हैं, आपके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, आपके प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बनते हैं, तो आप ऐसी क्या चीज़ें करेंगे या ऐसी क्या लाएअमल देंगे लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए, जो तमाम मुश्किलात हल हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान में देखें इकॉनमी के अलावा तमाम चीज़ें बेहतर काम कर रही हैं। आप बाकी चीज़ों में बात नहीं कर सकते ना। आपका लॉ एंड ऑर्डर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से मैनेज किया गया है, बॉर्डर पे तो 70 साल से मैनेज हो रहा है, इंटरनल सिटीज़ के अंदर भी जिस तरह से मैनेज किया गया है, स्पेशली आप कराची की मिसाल ले लें, 3 सालों के अंदर
जिस तरह की हमारी आर्मी ने, फोर्सेस ने काम किया है हमारी, वो तो किसी से ढका छुपा नहीं है ना। ये हालात, शहर के हालात बदल दिए। आज PSL जैसा मैच जो हम कभी सोच नहीं सकते थे, वो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, और वो कराची के अंदर हो रहा है। मतलब पाकिस्तान में आप सोच लेते थे, उसके बाद कराची में आप सोच नहीं सकते थे, आज वो हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारी एजेंसीज, हमारी लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो काम कर रहे हैं, जो हमारी आर्मी है स्पेशली, वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रही है, पूरी दुनिया उसको देख रही है। जुडिशरी का निज़ाम पाकिस्तान में पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर है। कंप्लीट तो कोई भी नहीं होता, और ना ही पूरा होता है, ना ही बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन पहले के मुकाबले में बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छे फैसले लिए जा रहे हैं। नैब हुकूमत पाकिस्तान ने खुद कहा कि जी एक इंडिपेंडेंट इदारा है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, वो अपना काम कर रहा है, वो अच्छा काम कर रहा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जिन लोगों ने जो किया है वो उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। पाकिस्तान में ये वक्त कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा वक्त पाकिस्तान के अंदर आएगा, जिसकी बात मुस्तफा कमाल भाई 3 साल से कर रहे थे कि चेंजेस आ रही हैं, तब्दीलियाँ आ रही हैं, हमें बेहतर होना है, और जिन लोगों ने जो किया है वो उसका जवाब देंगे। तो ये 3 इदारे ऐसे हैं जो अपना काम अपनी जगह पे कर रहे हैं। अब आप आ जाए हुकूमत के अंदर। हुकूमत में भी 2 पोर्शन है। देखिए, जब आप हुकूमत संभालेंगे, हुकूमत लेंगे, तो आपको ये सोच के चलना है कि आपके पास 2 पोर्शन है। एक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन पोर्शन के बाद एक आपका इकोनॉमी से रिलेटेड करता है, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर है, रेवेन्यू मिनिस्टर है। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट, जो सिटिंग गवर्नमेंट है, वो बहुत बेहतर काम कर रही है। मैं समझता हूँ जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमारा ताल्लुक जाहिर बात है रोजाना के हिसाब से है, इन इदारों से है, फेडरेशन से है, चैम्बर से है, FBR से है, SRB से है, हमारा ताल्लुक SECP से है, FIA से है। तो हम ये तमाम चीज़ें देखते हैं कि जो इदारों के अंदर, अब हम जज कैसे करेंगे कि पॉलिसी क्या है ऊपर से, और हालात कहाँ जा रहे हैं, और क्या होगा आगे जाके। हम इस तरह से देखते हैं कि जो इदारों के सरबराह लगाए जाते हैं वो कौन है। जिस तरह से पाकिस्तान ज़मीन पार्टी बनी, तो आपने देखा इदारे का सरबराह कौन है, लोगों ने क्रेडिबल आदमी है, कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है, एक वाइट कॉलर प्रोफेशनल आदमी है, और परफॉर्मेंस जिसने दी है वो आदमी है। तो लोग आगे खुद ब खुद जोड़ना शुरू हो गए। तो लोगों ने एक इमेज बना लिया कि नहीं, जो जिसका प्रेसिडेंट ऐसा होगा, जिसका सरबराह ऐसा है, इसका मतलब है नीचे तक आते आते वहाँ पे करप्शन की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। वहाँ पे जो लोग रखे जाएंगे उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बेहतर होगा। तो इसलिए लोगों ने एक्सेप्ट किया, लोगों ने एक अंदाजा कर लिया, बिजनेस कम्युनिटी हो या ओवरसीज पाकिस्तानी हो, तमाम चीज़ें देखते हैं ना। इसी तरीके से पाकिस्तान में हम देखते हैं कि इदारों में बेहतरी जो आ रही है या इदारों में बेहतरी लाई जा रही है, उसकी वजह क्या है। तो उसकी वजह यही है कि जो इंटेंशन है इस्लामाबाद की, वो ये बता रही है कि चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। ये नहीं मैं जानता कि कितनी बेहतर होंगी, उनकी आगे की इंटेंशन क्या, ये भी अल्लाह जानता है या वो जानते हैं। बट फॉर द टाइमिंग ये लग रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं वो बहुत बेहतर हैं, क्योंकि जो 21 ग्रेड, 22 ग्रेड, 20 ग्रेड में कमिश्नर लेवल पे, एडिशनल कमिश्नर लेवल पे जो लोग लगाए जा रहे हैं, उनका हमें अंदाज़ा है कि उनकी 10-12 साल से कोई सुनवाई नहीं थी, उन्हें कोई पसंद नहीं करता था, उन्हें कोई लाइक इसलिए नहीं करता था कि करप्शन में वो थे नहीं, और वो साथ देते नहीं थे जो पिछली गवर्नमेंट थी ना उनका, और वो हर बात पे सर जी या हाँ जी या सर नहीं करते थे। उनकी एक लाइन है जिस पे वो काम करते हैं। उस तरह के लोग मैंने कम से कम विटनेस किए हैं पिछले 2-3 महीने में, जो कि लेके आए जा रहे हैं और जिनको लगाया जा रहा है इदारों के अंदर। अब ये अलग बात है कि जो एक्सपीरियंस हमारा मजीद हो रहा है, उसके बाद अगर आप देखते हैं 21 ग्रेड का तो आपने एक ऑफिसर लगा दिया, लेकिन 20 ग्रेड से लेके और 17 ग्रेड तक जो CSS करके आए हुए हैं, ऑफिसर्स आए हुए हैं, वो तो उसी पुराने सिस्टम का हिस्सा है। अब वो उनको बदल पाते हैं, नहीं बदल पाते, सिस्टम को बेहतर कर पाते हैं, नहीं कर पाते, ये आपकी बात की बात है। तो मैंने ये बताया कि 3 डिपार्टमेंट आपके अलग काम करते हैं, 3 इदारे ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट काम करते हैं। एक आपका हुकूमत के अंदर 2 इदारे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव इदारा है आपका, और एक आपका इकोनॉमी की रिलेटेड है। अच्छा, अब मैं जहाँ जा रहा हूँ वो है इकोनॉमी आपकी, जारी बात, जिसको फाइनेंस मिनिस्टर एड्रेस करते हैं, जिसको आपके रेवेन्यू मिनिस्टर एड्रेस करते हैं। आपको चीज़ें जिस तरह की बताई जा रही हैं पिछले 8 महीने के अंदर, इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है नहीं। हकीकत बात है कि जो भी हुकूमत में आएगा, हम भी हुकूमत में आएंगे तो हम वही बात करेंगे जो पॉजिटिव होगी, भले वो 100 में से 1 हो। तो वो 100 में से जो एक बात पॉजिटिव है वो आपको बताई जा रही है, 99 बातें आपको बताई नहीं जा रही हैं। कभी हम जो है वो जंग के हालात में इंगेज हो जाते हैं, कभी PSL में इंगेज हो जाते हैं, कभी बहुत सी चीज़ों में इंगेज हो जाते हैं। तो लोगों को उस तरह की चीज़ें नज़र आती नहीं है जो चीज़ें हो रही हैं अभी। हालात इकॉनमी के हिसाब से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आने वाला वक्त मुझे और ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। जो 8 महीने गुजरे हैं वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो जाहिर बात है एक जंग ने खुद खबर लगा दी परसों। हालांकि वो कॉन्टेस्ट कुछ और था फाइनेंस मिनिस्टर का, लेकिन उन्होंने कहा है कि जी अभी तो महंगाई का तूफान एक आने वाला है और आप बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान में और देखेंगे। बात सही है, मैं उनकी बात से 100% एग्री करता हूँ कि जब आप IMF के पास जाते हैं, देखिए तो IMF की चंद शराइत हैं, बड़ी सिंपल शराइत हैं। आपको भी समझना चाहिए कि जो हुकूमत करने जा रही है वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकती, वो करना पड़ेगा उनको। अगर जो उन्होंने वादे किए थे कि जी $200 बिलियन हम लेके आएंगे, मैं तो इंतजार में रह गया।
और तैयारी में रह गया कि कब आएंगे वो पैसे और हम कब जो है वो $100 बिलियन का अपना कर्जा उतारेंगे और पाकिस्तान में बेहतरी आएगी। लेकिन पाकिस्तान में कोई ऐसा कानून नहीं है। कानून पढ़ लेना चाहिए था ऐलान करने से पहले। तो जाहिर बात है कि आपके इलेक्शन से पहले के नारे आपके कुछ और होते हैं, इलेक्शन के बाद के आपके नारे डेफिनेटली वो बदल जाते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इलेक्शन के बाद ये बात बता दी है कि मुश्किल स्टेप्स हैं जो हम ले रहे हैं और हम लेंगे मजीद। अब बचा कुचा रह गया था IMF का मामला। IMF के पास जब आप जा रहे हैं तो IMF की बड़ी सिंपल शर्त है। वो कहता है कि जी आप हमसे अगर उधार लेते हैं, पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं, आप अपने लोगों को बेनिफिट नहीं दे सकते। बेनिफिट इस सूरत में कि आप हमसे उधार लेते हैं और आप जाके जो है वो बिजली के नरखों के ऊपर कटौती कर देते हैं कि जी हम सब्सिडी देंगे अपने आम आदमी को। वो कहता है मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। इसकी मिसाल लेमन लैंग्वेज में ऐसी है कि मैं कंपनी का CEO हूँ, मैं एक बैंक के पास जाऊँगा, बोलूँ सर $1 बिलियन का कर्जा दे दें। वो बोलेगा क्या करोगे? मैं कहूँगा कि कर्जे से अपने लोगों को 4 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी दूंगा, उनको गाड़ियाँ दूंगा, उनको सहूलतें दूंगा, उनको बोनसेस दूंगा। तो बैंक कहेगा कि ये तो काम नहीं है लोन का। लोन का काम तो ये है कि आप लेंगे लोन, आप कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, आप कोई कंपनी को एक्सटेंशन कर रहे हैं, किसी एक्सपेंशन में आप जा रहे हैं, कोई ग्रोथ कर रहे हैं, तो ये काम के लिए तो कर्जा नहीं है। हमारे यहाँ होता ये है कि हम जाते हैं, एक ब्लू चिप इदारा हमारा, उसको उठाते हैं, उसके पेपर्स तैयार करते हैं और वो जाके हम गिरवी रख देते हैं और वो लोन हम लेते हैं पाकिस्तान में 70 सालों से। और वो लाने के बाद जो होता रहा है, अभी तो आ गए नहीं IMF के अंदर, जो अभी तक होता गया है, जो हमने पढ़ा है, देखा है हमने, होता ये कि आते ही वो आप जैसे ही लोन सैंक्शन होकर आपका स्टेट बैंक के पास पहला चेक आता है तो इस्लामाबाद से ये फ़ोन आता है कि जी ये 100 गाड़ियाँ आप ब्लड प्रूफ मंगा लें और गवर्नर हाउस को की एक्सटेंशन कर दें, इतने लोगों को वो पॉलिटिकल कोटे के ऊपर हायर कर लें, ये कर लें, वो कर लें। इस तरह की चीज़ें होती हैं पाकिस्तान में। इसलिए पाकिस्तान आज तक अपना कर्जा वापस नहीं कर पाया, क्योंकि जो कर्जा हमने लिया वो कर्जा हमने कभी लगाया ही नहीं किसी प्रोजेक्ट के अंदर। उससे हम सिर्फ मार्कअप देते गए, उसी पैसे को लेके उसी से मार्कअप दिया आपने। मतलब होता ये है, इसकी एक और लेमन एग्जाम्पल ऐसी है कि आप बैंक के पास जाएं, 10 लाख रुपये का कर्जा ले लें, 10 लाख रुपये का कर्जा लेके आपने घर पे रख लिया, अब वापस कैसे करेंगे? आपने 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल की उसकी 25,000 रुपये की किस्त बनती है फॉर एग्जाम्पल 10 लाख के कर्जे की। आपने उसकी 2 साल तक किस्तें आप बढ़ते रहे। आपने 6 लाख रुपए तो उसके 10 लाख रुपए जो लिए उसके 6 लाख रुपए उसी को वापस कर दिया आपने। 4 लाख रुपए आपने अपनी घर की सहूलतों में, अपनी फैसिलिटीज के अंदर वो आपने उड़ा दी। अब आपके उस कर्जे का हुआ क्या? आप बैंक डिफॉल्ट हो जाओगे। आपकी जो चीज़ आपने गिरवी रखवाई है उसके बाद 10 लाख रुपए के बस वो आके वो ले जाएगा। तो पाकिस्तान में हुआ ये कि जब हमने कर्जा लिया, हमने कर्जा लेने के बाद उस कर्जे को इस्तेमाल किया ज़ाती वजूहात की बिना पर। कोई पावर प्रोजेक्ट नहीं लग सके हमारे पास, कोई हमारे पास ऐसी एंटिटीज नहीं बन सकी जिनसे हम ये कह सकते कि हम ये कर्जा पूरा कर देंगे। मैं आज भी आपको कह रहा हूँ कि आज भी पाकिस्तान के पास ऐसी सहूलत नहीं है कि आप $2 बिलियन का कर्जा वापस कर दो किसी को भी, नहीं कर सकते। न्यूज़ तो बहुत शॉकिंग है, सुनते जाएंगे, टेंशन में आते जाएंगे आप लोग, लेकिन ज़्यादा मैं बात करना चाहता नहीं, मैं ज़्यादा नेगेटिव बताना चाहता हूँ कि इसलिए कि आप एक हद तक समझ सकते हैं तो, और ज़्यादा परेशान भी होने वाली बात नहीं है कि इतना ज़्यादा परेशानी हो जाए। अदरवाइज चीज़ें तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है अंदर खाने अगर देखी जाए। बैलेंस शीट उठाई जाए पाकिस्तान की तो इसाक डार जैसे बहुत से लोग आए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, जिन्होंने बैलेंस शीट को इस खूबसूरती से बनाया कि बड़े से बड़ी कंपनी भी कहती थी कि नहीं यार इसको लोन दे दो, इसने तो चीज़ें बड़ी बेहतर की हैं, बड़ी चीज़ें आपकी मैनेज की हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जो मेकअप है बैलेंस शीट का वो बहुत डिफरेंट है आपका, जो हकीकत है पाकिस्तान की वो बहुत हकीकत है। इसमें मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस गवर्नमेंट को, जो सिटिंग गवर्नमेंट है आपकी, और इसमें असद उमर को भी मैं इसमें कहता हूँ क्रेडिट है कि वो रियलिटी बता रहा है आपको, वो रियलिटी दिखा रहे हैं आपको कि पाकिस्तान की रियलिटी क्या है। पाकिस्तान की रियलिटी ये नहीं है यार कि 50,000 इंडेक्स स्टॉक मार्केट का हो गया इसाक डार के दौर में, लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग खुश हो रहे हैं। मतलब मुझे 20 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर, मुझे समझ नहीं आता कैसे आप ताली बजा सकते हैं, कैसे आप खुश हो सकते हैं। मतलब पाकिस्तान का कर्जा मिल जाता है, लोग खुश होते हैं अगले दिन। आप टीवी खोल के देखिए, परसों रात को $1 बिलियन यूएई से आए, 4 आदमी बैठ के एक दूसरे को केक खिला के तालियां बजा रहे थे और खुश हो रहे थे कि मुबारक को लोन आ गया। मतलब कौन सा निज़ाम है ये, किस निज़ाम की तरफ हम जा रहे हैं? सूद आप ले रहे हो, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अल्लाह ताला ने तो खुद कहा कुरान पाक के अंदर कि सूद खाने वाला और लेने वाला और देने वाले से डायरेक्ट जंग मेरी है, कत्ल करने वाले से नहीं कहा उसने,
दुनिया तबाह करने वाले से नहीं कहा उसने, सूद खाने वाले से उसने कहा है कि इससे जंग डायरेक्ट मेरी है, बीच में से हट जाओ आप लोग। मतलब $100 बिलियन के ऊपर $10 बिलियन का सूद है आपका, अभी तक के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको। तो आप किस तरह से खुश हो सकते हैं लोन लेके? अगर आवाज मेरी जा रही है और सुन रहे हो तो मैं बताना चाहता हूं उन एंकर्स को भी, उन एनालिस्ट को भी, जो हमारे कुछ दोस्त भी हैं, कि आप किस तरह ये खुश हो सकते हो कि आपके पास IMF के पास आप जा रहे हैं, IMF आपको $10 बिलियन का लोन दे देगा। अपने छोटे फायदे के लिए पूरे पाकिस्तान को आप तबाह कर रहे हो। मेरे बच्चे और उनके बच्चे ये मकरूज है वर्ल्ड बैंक और IMF के। किसी वक्त भी आपको आगे कह सकते हो कि बाहर निकलिए जी, आधा मुल्क तो हम ले चुके हैं, आधा आपने खत्म तबाह कर दिया। क्योंकि तबाह हमने इस तरह कर दिया कि PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन 50 अरब रुपए का साल का नुकसान। देखने को आप फैसिलिटीज देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, चेयरमैन की, प्रेसिडेंट की 50 लाख रुपए तनख्वाह, 30 लाख रुपए तनख्वाह, घर, 3 गाड़ियां, 15 बंदों का प्रोटोकॉल स्टाफ, 2 मोबाइलें, 50 बिलियन रुपए का साल का नुकसान। स्टील मिल 30 बिलियन रुपए का साल का नुकसान। स्वीट नॉर्दर्न, स्वीट सॉदर्न का 150 बिलियन रुपए का साल का नुकसान। 400 बिलियन रुपए का नुकसान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सफेद हाथी जो है वो कर रहे हैं। पैसा कौन दे रहा है? आप दे रहे हैं। ये जो आपके गैस के बिल आए पिछले महीने और इस महीने आ रहे हैं, अगले महीने ज्यादा आएंगे। 20 बिलियन रुपए का हुकूमत पाकिस्तान ने एक्स्ट्रा टैक्स लगाया आपके ऊपर, 20 बिलियन रुपए का। आपने बोला? नहीं बोला। PSL देख रहे हैं आप लोग, मसरूफ है, देखिए फिर PSL, पता चलेगा आपको अगले महीने, उसके अगले महीने पता चलेगा आपको क्या होने वाला। बोलते क्यों नहीं है लोग? सोशल मीडिया उठाते क्यों नहीं है? अपनी आवाज पहुंचाते क्यों नहीं है? इतना खुद मुख्तार बनाया है सोशल मीडिया को, लोगों को इतनी पावर्स दी है, तो आपने राइट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? 3 करोड़ 20 लाख लोग पाकिस्तान में फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं, 50 लाख लोग ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं, 52 लाख लोग इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग कहाँ हैं? दुनिया के प्राइम मिनिस्टर को हटाया जा सकता है इंस्टाग्राम से, लेकिन हमारी तस्वीरें कुछ और लगा रहे हैं। बताएंगे कि मुश्किल क्या है? भाई अपनी मुश्किल बताओ तो सही। 109.5 मिलियन लोग पाकिस्तान के अंदर मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, 10 करोड़ 9,50,000, 4 करोड़ 75 लाख लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, 4 करोड़ 44 लाख लोग मोबाइल से इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। आपके हाथ में, आपको तबाह बर्बाद कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, रिएक्शन नहीं दे रहे आप लोग, बता नहीं रहे आप लोग कि आपको क्या परेशानी है। कहां से देंगे बिल? मुझे बताइए। जिसका 2000 का बिल आया, डेफिनेटली उसका 5000 का बिल आ रहा है अगले महीने गैस का, बता रहा हूं आपको। क्या करेंगे? दे देंगे, जाएंगे भाई किस्तें कर दो, 2-4 लोगों से गुस्सा करेंगे, घर पे गुस्सा करेंगे, बीवी से, घर वालों से, बस खत्म, 2 दिन में कहानी खत्म। अपनी आवाज को उठाइए ना। 20 बिलियन रुपए आपने नहीं देने। ये 20 बिलियन रुपए का जो आप पे लगाया गया एडिशनल टैक्स गैस की मद में, क्या जस्टिफिकेशन है इसकी? 150 अरब रुपए अगर इदारा नुकसान कर रहा है तो आप क्यों दोगे भाई पैसे? हुकूमत का काम है ना ये तो, कि उसको संभाले, उसको मैनेज करें। 2 रुपए 70 पैसे बिजली के दर बढ़ गए 8 महीने, पता ही चला आप लोगों को? इतना तरीके से प्यार से काम करके कि आपको पता ही नहीं चला। आपका बिजली का बिल 10 से 12% जो है वो इंक्रीमेंट के साथ आएगा। महंगाई इसलिए बढ़ रही है, इन्फ्लेशन इसलिए कहते हैं बढ़ रही है। 3.5% की इन्फ्लेशन थी पिछले हुकूमत के दौर में। अब उसको आप कहते हो कि जी वो मेकअप की हुई थी या टेम्पर्ड थी या जो भी थी, व्हाटसोएवर, बट थी इन्फ्लेशन आपकी 3.5% की। इस वक्त जो इन्फ्लेशन की फिगर आई है, CPI इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूं मैं, वो 8.2 आई है फरवरी की, 8.2 आई है। 150% महंगाई बढ़ गई है, तनख्वाह बढ़ी, इनकम बढ़ी, कैसे दोगे पैसे? 10,000 वाला अगर 10,000 में घर चलाता था तो इसको 21,000 रुपये चाहिए। इंटरेस्ट रेट जिसे आप शरई सूद कहते हैं, जिससे आप लोन ले लेते हैं जाके, गाड़ी का लोन, घर का लोन, कारोबार के लिए लोन, वो 5.75% था आपका डिस्काउंट रेट जिसे आप कहते हैं, 6.5%, 10.25% है, 12% की तरफ जा रहे हैं अगले 3 महीने में। क्योंकि IMF ये कहता है कि सारी चीजें खत्म कर दो, सारी सहूलतें खत्म कर दो। 20 करोड़ की आबादी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम नहीं जानते तुम क्या करने जाओगे, क्या करोगे तुम। हमें ये बताओ कि लोन चाहिए तो हमारी शराइत पे काम करो, अपनी सब्सिडीज को खत्म कर दो। सब्सिडीज क्या है? बिजली के निर्फ जो हैं वही देने पड़ेंगे पब्लिक को। पब्लिक को कोई फैसिलिटी गवर्नमेंट नहीं देगी। गैस के निर्फ वही हैं जो हैं वही देने पड़ेंगे। पेट्रोल के प्राइसेस, हाँ सबसे जबरदस्त बात तो ये
कि पेट्रोल के प्राइसेस का तो कोई जिक्र ही नहीं है। सारी कौन स्टोरी है। मतलब सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा 70% रेवेन्यू कमाने वाला शहर, ये सूबा, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो मैं समझता हूँ, देखता हूँ, या तो बाहर चले गए या जो हैं वो उसी शहर में, बाकी तो पाकिस्तान में बहुत मुश्किल से मिलता है। सच्ची बात यही है। मतलब आपके पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा दिए, जंग हो रही है एक तरफ ₹2.5 पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, आपको पता ही नहीं चला, पब्लिक को कोई टेंशन नहीं है। भाई ठीक है, हमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, ये कारनामा दुनिया में, हमें दुनिया में इतनी इज्जत इससे मिली है जो हमारी एयरफोर्स ने किया है कि हमारा सर फखर से पहले ही बुलंद था, बहुत ज्यादा हो गया। जिस दिन पाकिस्तान ने वो जहाज गिराया है, 10 करोड़ लोगों ने सर्च किया है गूगल के ऊपर पाकिस्तान के बारे में कि कहाँ है ये, कौन लोग हैं, कौन सी एयरफोर्स है जो ऐसे हालात में, जिस मुल्क का नाम नहीं है, उसके बाद कौन सी ऐसी इंटेलिजेंस है, कौन सी ऐसी फोर्स है जिसने वो जहाज गिरा दी है। कितना बड़ा कारनामा है, कितनी बड़ी इज्जत है ये। तो ये क्रेडिट किसको जाता है? हमारी ISI को जाता है, हमारी एयरफोर्स को जाता है, हमारी आर्मी को जाता है। बट उसके साथ में फाइनेंस मिनिस्टर ने, रेवेन्यू मिनिस्टर ने आपके साथ एक काम कर दिया कि ₹2.5 का पेट्रोल पर लीटर बढ़ा दिया, आपको पता ही नहीं चला। उसने उसको भी इनकैश कर लिया। पाकिस्तान के अंदर हर महीने के अंदर 5 जहाज आते हैं, समुद्री जहाज, 3 पेट्रोल के आते हैं, 2 डीजल के आते हैं। जब आप बुक करते हैं उन पेट्रोल को, डीजल को, तो जो करंट रेट होता है उसके हिसाब से वो बुक किया जाता है। लोएस्ट प्राइस क्रूड, इंटरनेशनल क्रूड के $47 पर बैरल दिसंबर में थे। दिसंबर में जो आपने शिपमेंट बुक करी वो आपकी आएगी मार्च के फर्स्ट वीक में या फरवरी के एंड में। फरवरी के एंड में आपके पेट्रोल के प्राइसेस ₹80 होने चाहिए, मार्च में ₹75 पर लीटर होने चाहिए आज के हिसाब से। ₹90 से ₹92, 50% कर दिए, ₹93 कर दिए, एग्जैक्ट मुझे फिगर पता नहीं, कर दी। पब्लिक खुश है देने में। तो मैंने एक आदमी को देखा अपनी गाड़ी के साथ लगा हुआ, उसने कहा ₹500 का पेट्रोल भर दो, तो मैंने कहा शायद ये केन में भरवाएगा, तो उसने स्कूटर का जो है वो कैप खोल दिया, तो पता चला ₹500 का पेट्रोल तो स्कूटर में आ जाता है। तो नई स्कूटर आ रही है, वो दे रहा है। क्यों दे रहे हो भाई? आप वहीं खड़ी कर दो ना गाड़ी अपनी, लोगों को बताओ कि आपके साथ क्या कर रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे आपको फैसिलिटीज? आप गैस के ऊपर 20 अरब रुपए दे रहे हो, आप पेट्रोल के ऊपर ₹17 पर लीटर दे रहे हो हुकूमत को एक्स्ट्रा। पड़ना सस्ते में है, दे रहे महंगे में है आपको। सब्सिडी तो छोड़ दें, IMF तो कह रहा है आप सब्सिडी खत्म करें, और यहाँ के लोग तो कह रहे हैं सब्सिडी खत्म नहीं करो, अपनी जेब से हमें उल्टा दो। क्योंकि रेवेन्यू मिनिस्टर को ये बताना है, फाइनेंस मिनिस्टर को, और फाइनेंस मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर को ये बताना है कि मैंने सर पाकिस्तान का जो नुकसान था वो पूरा कर दिया। 1200 अरब रुपए का नुकसान आपका, 300 अरब रुपए का 8 महीने का अभी तक का खसारा है हमारा। FBR की जो परसों की फिगर आई है उसके हिसाब से 300 अरब रुपए का खसारा जा रहा है हमारा। मेरी एस्टिमेशन के हिसाब से 700 अरब रुपए का खसारा हो जाएगा ये जून तक, जब नया बजट आएगा आपको। अब वो इस कोशिश में लगे हैं पूरी की पूरी खान साहब को बताने के लिए कि जी हमने खसारा पूरा कर दिया। आपकी जेब से 17-18 रुपए पेट्रोल पे ले रहे हैं, 20 अरब रुपए इस पे ले रहे हैं, गैस पे ले रहे हैं, बिजली के ऊपर आपसे ले रहे हैं पैसे, आप ही दे जा रहे हैं। खाली 14.5 लाख आपके पास जो है वो टैक्स पेयर थे, उसमें से 2.5 लाख लोगों ने कम टैक्स जमा कराया, उन्होंने नील रिटर्न भी जमा नहीं कराया आपके। इसीलिए जो कल अहमद अजहर ने, मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू ने कल ट्वीट चलाई है कि जिन्होंने अभी तक रिटर्न जमा नहीं कराया उनको हम फैसिलिटीज दे रहे हैं कि 31 मार्च तक रिटर्न जमा करा दें अपने। उनको भी हम ATL में ले लेंगे, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर ले लेंगे हम। क्यों ऐसी मजबूरी है आपको? आपने जब फैसला कर लिया था, आप हुकूमत हो, आपको करना पड़ेगा ना, क्योंकि लोग दे नहीं रहे, और जो लोग दे रहे हैं वो अजाब के अंदर आ रहे हैं। तो ये तमाम चीजें देखते हुए, ये महंगाई को देखते हुए, इन्फ्लेशन की फिगर को देखते हुए, आपका जो इस वक्त रिजर्व की पोजीशन को देखते हुए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आगे आने वाले वक्त में मुश्किलात खड़ी हैं पाकिस्तान में। अगर IMF ने आपका साथ नहीं दिया तो मुझे नहीं पता ये क्या करने वाले हैं और क्या करेंगे ये, क्योंकि इस तरह से तो मुल्क नहीं चल सकता आपका। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इस वक्त डिप्रेसिंग बात है और शॉकिंग है आपके लिए भी, वो ये है कि नवंबर तक आपको $6 बिलियन की रीपेमेंट करनी है। $6 बिलियन अगर आप 14 बिलियन, $14.5 बिलियन में से दे देते हो तो आपके पास $8 बिलियन बचेंगे आपके। गाड़ियों के इंपोर्ट पे तो आपने पाबंदी लगा दी,
फिर ये आपने क्लॉज लगा दिया कि जी डॉलर जो जमा कराएगा वो गाड़ी मंगा ले। लोग डॉलर स्टेट बैंक से खरीद के गाड़ी मंगा रहे हैं दोबारा से, लोग उसी काम पे लग गए। लोगों को बहुत शौक है, सारे काम प्राइम मिनिस्टर ने करने हैं, सारे काम फाइनेंस मिनिस्टर ने करने हैं, सारे काम जो है वो इदारों ने करने। हुकूमत के साथ साथ आवाम ने कुछ नहीं करना। अपने हक के नहीं लड़ सकते जब उनके पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, गैस के प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, उनके इन्फ्लेशन को बढ़ा रहे हैं, महंगाई को बढ़ा रहे हैं, आप पे प्रॉब्लम आने वाली है। आप अपने हक के नहीं लड़ रहे जब, तो आप बाकी की चीज़ों के लिए कैसे लड़ोगे? आप लड़ ही नहीं सकते, क्योंकि आपको किसी और चीज़ों के अंदर इंगेज कर दिया। तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि इस वक्त का जो ग्राफ है और इस वक्त की जो पाकिस्तान की इकॉनमी है और इस वक्त के जो हालात हैं, वो हालात हमें उस तरफ लेके जा रहे हैं। उसके लिए तैयार भी रहना है आपको, और उसके लिए आपको अपने आप को तैयार भी करना है। सजेशन ये है सुनने वालों के लिए और देखने वालों के लिए कि 3 इदारे और 3 एक ऐसे आपके डिपार्टमेंट्स हैं जिसके ऊपर अगर कंसिडरेशन की जाए, हुकूमत वक्त उसको कंसिडर करें, फाइनेंस मिनिस्टर को कंसिडर करें, रेवेन्यू मिनिस्टर करें, करना तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर को चाहिए क्योंकि उनका डोमेन है और उन्होंने चीज़ों को सही करना है। सबसे पहले तो आपको FBR को सही करना है। FBR के अंदर जो करप्शन है, जो मामलात हैं, और जब आपसे वो टैक्स कलेक्शन की जाती है, आपको भी अंदाज़ा है, आप एक छोटा कारोबार करते हैं या दुकान चलाते हैं या ऑफिस में काम करते हैं, टैक्स पेयर हैं आप, तो आपको भी अंदाज़ा है इस चीज़ का कि किस तरीके से वहाँ पे करप्शन है कि 6 मिलियन रुपए की इनवाइस निकाली जाती है और आपको बुलाया जाता है, फिर वो 2, 4, 5 लाख में उसकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। वो इनवाइस 6 मिलियन से कम होकर 6 लाख रुपए की रह जाती है, 2 लाख रुपये आप उसको ऊपर से दे देते हैं। तो FBR जब तक आपका ठीक नहीं होगा, जो कि एक रेवेन्यू कलेक्शन यूनिट है आपका, जो पूरे पाकिस्तान को रेवेन्यू कलेक्ट करके देता है और पूरे पाकिस्तान का दारोमदार उसी इदारे के ऊपर है कि जो भी पाकिस्तान खर्चा करेगा आपका वो इदारा कंप्लीट करके देगा आपको, उस इदारे को बेहतर करने की ज़रूरत है आपको। अगर हुकूमत उस इदारे पे काम तो कर रही है, ये मुझे नज़र आ रहा है, मैंने आपसे कहा भी कि जिस तरह के लोग, लेकिन नीचे के लेवल पे जो करप्शन है, जो आपके 6 ग्रेड से शुरू होती है और 19 ग्रेड पे जाके ख़त्म होती है, उस करप्शन को कैसे ख़त्म करेंगे आप? मैंने 8 महीने के अंदर एक कमिश्नर को 3 दफ़ा पोस्ट होते हुए देख लिया FBR में, क्योंकि मुझे पता है कि वो आदमी की वर्थ है, वो ऊपर की कमाई बिलीव नहीं करता और प्रोफाइल बहुत अच्छी साफ है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी तो अल्लाह ज़्यादा जानता है। 3 दफ़ा एक ही आदमी को आपने पोस्ट कर दिया जगह जगह मुख्तलिफ, क्योंकि जहाँ मुश्किल आती है, जहाँ कंप्लेन आती है, आप उसको उठा के वहाँ पोस्ट कर देते हैं। एक आदमी को कहाँ तक पोस्ट करेंगे? क्यों नहीं भर्ती करते नए लोगों को? क्यों नए टैलेंट को, नए लोगों को मौका नहीं देते? 10 लाख बच्चा जो हर साल पाकिस्तान से निकल रहा है पढ़ के, उसको क्यों मौका नहीं देते आप? क्या ऐसी मजबूरी है? पाकिस्तान के आइन के अंदर ये है कि आप CSS करेगा आदमी को, आप गवर्नमेंट ऑफिसर को सस्पेंड कर सकते हो, आप ट्रांसफर कर सकते हो। बहुत सीवियर किस्म के एलिगेशन चाहिए उसके खिलाफ, सबूत चाहिए जो आप उसको टर्मिनेट करेंगे। टर्मिनेट करने की लॉ ही नहीं है पाकिस्तान में, उसको पता है मैक्सिमम क्या। बहुत अगर आप इसमें सामने वाले ने मेरी तस्वीर खींच ली, वीडियो बना ली या कुछ कर लिया, तो पॉलिटिकली तो वो बाइंड हुआ हुआ है, वो अपने ताल्लुका इस्तेमाल करके आपको इतना डराएगा कि आप खुद पीछे हट जाएंगे। दूसरा, उसको पता है कि अगर बहुत होगा तो ऊपर जो बॉसेस बैठे हुए ना, मैं 17 ग्रेड में हूँ, मैं इंस्पेक्टर हूँ, 18, 19, 20 ग्रेड में जो बंदा बैठा हुआ है वो मेरी चेन का हिस्सा है। मैं उसको बोलूँगा कि सर मुझे बचाए, वरना आप भी गए। वो सारी सर दर्द की बाजी लगा देगा बचाने के लिए उसको। अगर फिर भी नहीं बचा पाया तो बहुत हाथ जोड़ के आपसे एंड में कहेगा 15 दिन के बाद कि देखो यार, ये इंक्वायरी सर से ऊपर जा रही है, तुम एक काम करो, सस्पेंड हो जाओ, ये मेरा वादा। जैसे आप टीवी में देखते हैं ना, वो कहता है कि जी एक काम करो कि तुम थोड़े दिनों के लिए जेल चले जाओ, FIR कटवा लो, वकील मैं तुम्हें देता हूँ, 15 दिन जेल में रह लो, फिर मैं तुम्हें 1 महीने बाद निकाल के ले आऊँगा, सब भूल जाएंगे। तो तरीकेकार पाकिस्तान में वारदात का इस तरह से है कि वारदात करी, फंसा, तो ऊपर की पूरी चेन उसकी अपनी है। अगर बहुत हुआ तो उसको सस्पेंड किया 1 महीने 2 महीने के लिए, बोले जाओ भाई टिकट देना, तो मैं खुद घूम के आओ यार अमेरिका, थक गए तो यहाँ पे सस्पेंड कभी भी इसलिए भी किया जाता है, उसको घूमना होता है 2-3 महीने। मेरा एक जानने वाला है US के अंदर, 5 साल वो कमिश्नर रहा है, 6 साल वो कमिश्नर रहा है, लेकिन वो रहा अमेरिका में। कमाल बात नहीं? कैसे कलेक्शन करेंगे? रेवेन्यू कलेक्शन कैसे होगी आपकी? मुल्क आपका कैसे बेहतर होगा जब हालात इस? तो ये हालात हमने एक्सपीरियंस किए हैं आपके। तो आप या तो उसको ट्रांसफर कर देंगे या उसको सस्पेंड कर देंगे कुछ दिनों के लिए। आपको नए लोग हायर करने पड़ेंगे, उनसे हेल्प लेके उनके ऊपर काम कराना पड़ेगा, उनको आगे लाना पड़ेगा। फ्रेश ब्लड की हमें ज़रूरत है, हमें टर्मिनेशन करनी पड़ेगी, हमें पूरा का पूरा सिस्टम उखाड़ना पड़ेगा, जब जाके आपके मुल्क से ये करप्शन, ये तमाम चीज़ें हटेंगी। अदरवाइज ये सिर्फ इंतजार करते हैं कि कुछ मुश्किल वक्त चल रहा है, थोड़ा सा पीछे आ जाओ,
थोड़े दिनों में ये वक्त खत्म हो जाएगा, 2-4 साल के अंदर, 5 साल में फिर हुकूमत अपनी आ जाएगी। अपनी नहीं आएगी तो किसी जानने वाले की आ जाएगी। पीछे भी आपने देखा 2 हुकूमतें गई हैं, एक आई तो दूसरे ने एक को सपोर्ट किया, दूसरी आई तो उसने पहले वाले को सपोर्ट किया, तो ये थोड़े अरसे के लिए पीछे जाते, लेकिन सिस्टम वहीं का वहीं रहता है। आपका सिस्टम इसलिए आपका सही नहीं होता। तो सबसे पहले तो आपको FBR को सही करने की जरूरत है, जो कि आपका रेवेन्यू कलेक्शन का इदारा है आपका, और वो अगर सही नहीं होगा, अगर आप उसको सही नहीं करेंगे तो आपके मुल्क के अंदर चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती हैं। हमने खसारा कम कर लिया है, 700 अरब रुपए का अगर हमारा खसारा एस्टिमेटेड आता है जून के अंदर, और 300 अरब रुपए का भी 8 महीने का है हमारा, तो इसका मतलब हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अब ये भी अगर इदारा, आज चेयरमैन FBR आए हुए थे फेडरेशन के अंदर, तो बात ये है कि उनको मशवरा ये है दिया, और मशवरा ये देना भी चाहता हूँ यहाँ से भी, कि कम से कम 2 दिन तो कराची बैठिए आप। 70% रेवेन्यू अगर आपका जो है वो कराची दे रहा है, तो यहाँ को लावारिस क्यों छोड़ा हुआ है? शदीद किस्म की ब्लैकमेलिंग है, लोगों को तंग किया जा रहा है, क्योंकि जो प्रेशर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर पे आ रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर उसको दे रहे हैं रेवेन्यू मिनिस्टर को, रेवेन्यू मिनिस्टर उस प्रेशर को दे रहे हैं चेयरमैन FBR को, चेयरमैन FBR जो है वो नीचे अपने चीफ को दे रहा है, जो कि 21 रेट में बैठा हुआ है, वो कॉर्पोरेट का हो या इंडिविजुअल का हो या RTO 3 का हो, वो कमिश्नर को दे रहा है 20 ग्रेड के अंदर प्रेशर कि मुझे रिकवरी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। अब वो क्या करेगा? अपने घर लेके जाएगा? उस प्रेशर को नहीं लेके जाएगा। वो जितनी बिजनेस कम्युनिटी है, जितने NTN होल्डर्स हैं, जितने लोग पैसे दे रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, टैक्स आपको तो पकड़ नहीं सकता, क्योंकि आपने तो टैक्स अगर दिया ही नहीं तो NTN तो बना हुआ ही नहीं है। आपके पास कैसे आएगा? वो मेरे पास इसलिए आ जाएगा कि मैंने NTN बनाया हुआ है, मैंने टैक्स दिया है पिछले 20 साल से पाकिस्तान में। वो मुझे ही लेटर लिख देता है, वो अपने इंस्पेक्टर को बुलाता है, बोलता है यार ये कंपनी है, इसका निकालो ना कहीं से, कोई ऐसा हिसाब किताब बनाओ कि डिमांड खड़ी हो जाए 5-10 मिलियन की, 2 मिलियन तो ले लेंगे, इससे खजाने में जमा करा देंगे, चेयरमैन साहब की वाह हो जाएगी, वहाँ आगे गवर्नमेंट की वाह हो जाएगी, मेरी प्रमोशन हो जाएगी 1 महीने का। तो इस इदारे को, FBR को आपको सही करने की जरूरत है। सबसे पहला काम जो है, सारे कामों को छोड़ के ये इदारा अगर सही हो जाए, तो मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ कि इसके अलावा आपके पास कोई ऐसा चीज बचेगी नहीं जिससे अपना आप खसारे को पूरा ना कर सको। इससे आप अगले 1 साल में पाकिस्तान का खसारा पूरा करके ब्रेक इवन पे खड़े हो सकते हैं। दूसरा मशवरा ये है कि जो हुकूमती इदारे हैं जिनका मैंने अभी आपसे जिक्र किया, जो आपके वाइट एलिफेंट है, उसका पाकिस्तान में सबसे सोल्यूशन ये होता है, आसान सोल्यूशन ये दिया जाता है कि जी इन इदारों को आप प्राइवेटाइज कर दीजिए, इन इदारों को आप खत्म कर दें। आप खत्म नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे इदारे खत्म करने लग गए तो आगे आने वाली नस्लों के लिए, आगे आने वाली हुकूमत के लोगों के लिए आपके पास क्या बचेगा? 150 अरब रुपए का अगर स्वीट साउथ या स्वीट नॉर्थ आपको लॉस दे रहा है, 50 अरब रुपए का PIA लॉस दे रहा है, 30 अरब रुपए का अगर आपको स्टील मिल लॉस दे रहा है, तो ये लोगों का मसला नहीं है, ये लोगों ने नहीं करा, ये हुकूमतों ने किया है। आप उसको प्राइवेटाइज नहीं कर सकते, प्राइवेटाइज करके आप अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। 400 अरब रुपए का सिर्फ नुकसान जो है पाकिस्तान के अंदर जो खसारा है साल का, वो हुकूमत के अपने इदारों का है, प्राइवेट लोग नहीं कर रहे। आप और मैं नुकसान नहीं कर रही है, ये कोई और बाहर से आके नुकसान नहीं दे रहा, ये कोई पड़ोसी मुल्क नुकसान नहीं दे रहा। हमारे अपने इदारे, हमारे अपने ही लोग लगे हुए हैं जो कि बहुत बड़े बड़े ग्रेड पे हैं, जिनकी पक्ष आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आपकी 10 साल की जो मेहनत है ना, 10 साल की जो आपकी कमाई है, वो उस आदमी की 1 महीने की तनख्वाह है, और इदारे के अनुसार 50 अरब रुपये। ये की बात कर रहा हूँ। अब आप मुझे बताइए कि आप उनको प्राइवेटाइज तो नहीं कर सकते। आप ऐसे लोग लेके आइए जो रेप्यूटेड लोग हों, जो प्रोफेशनल्स हों, जो डेडिकेटेड हों, जिन्होंने जिंदगी में बहुत बड़े बड़े टास्क लिए और उन टास्क को पूरा किया, चीज़ों को बहुत बेहतर किया, चीज़ों को पॉजिटिव किया, चीज़ों को प्लस के अंदर लेकर आए। वो ऐसे लोगों की कमी नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज का CEO आप उठा के जो है वो बाहर से लेकर आ गया 50 लाख रुपए तनख्वाह पे। पाकिस्तान के अंदर कमी है क्या टैलेंटेड लोगों की? एक प्रोडक्ट नहीं है। 1 साल हो गया उस आदमी को आए हुए, मैं जानता हूँ रिचर्ड मोरन को, 1 साल हो गया पाकिस्तान के अंदर आए हुए। एक मुझे प्रोडक्ट बता दीजिए, एक चीज बता दीजिए जो पाकिस्तान के लिए की है बेहतरी। 90 बिलियन डॉलर की स्टॉक मार्केट थी आपकी, 60 बिलियन डॉलर की स्टॉक मार्केट रह गई है आपकी। 51% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का स्टेक है, जो कि मैंने आपसे कहा पहले गिरवी रख चुके हैं हम। 7.2 बिलियन डॉलर जो हमने 2008 के अंदर लिए था, हमने गिरवी रखा दिया उसको। हुकूमत का अपना नुकसान है 30 बिलियन डॉलर का, वो स्टॉक मार्केट 60 बिलियन डॉलर के ऊपर, उस पर एक आदमी लेकर आए बाहर से। पाकिस्तान में किसी की डिग्री नहीं है, पाकिस्तान में कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है, पाकिस्तान में काम करने वाले नहीं है। दुनिया में मिसालें दी जाती हैं। मैं हार्वर्ड में गया, दुनिया में मिसालें दी जाती हैं पाकिस्तानी बैंकर्स की। फाइनेंशियल सेक्टर में जो पाकिस्तानी हैं, लोग उनसे डरते हैं, क्योंकि जब वो पॉजिटिव है तो बहुत पॉजिटिव है, और जब वो नेगेटिव हो जाएं तो पूरा सिस्टम हिला सकते हैं। काबिलियत है हमारे पास, हमें लेकिन लोग चाहिए बाहर के, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना इम्पोर्टेड चीज़ें चाहिए, खाने के लिए चीज़ें इम्पोर्टेड चाहिए, लोग इम्पोर्टेड चाहिए, इदारों में सरबरा इम्पोर्टेड चाहिए। क्यों चाहिए आपको इम्पोर्टेड इदारों में सरबरा? पाकिस्तान में कमी नहीं है। तो आप ना प्राइवेटाइज कर सकते हैं, ना उसको ख़त्म कर सकते हैं। आप डेडिकेटेड लोग, हार्ड वर्किंग लोग, प्रोफेशनल्स लोग, जो 20 घंटे काम करने वाले लोग हों, है नहीं कैसे? मुस्तफा कमाल ने भी तो करके दिखाया।
पूरा शहर बदल दिया, पूरा सूबा बदल दिया, पूरी दुनिया में इमेज बदल दिया। क्यों नहीं है ऐसे लोग आपके पास? हजारों के हिसाब से आपके पास इस तरह के लोग हैं जो आप अगर निकालेंगे तो आपको परफॉर्म करके देने को तैयार हैं, लेकिन डरते हैं ना उनसे। मुस्तफा कमाल से इसीलिए डरते हैं कि उनको पता है करप्शन तो करनी नहीं है। तो आगे अगर लेकर आएंगे या आगे आ गए तो हमारे पैसे कैसे बनेंगे? ये तो सिस्टम को बदल देंगे। जो 70 साल में सिस्टम बनाया था सिंध में, कराची में, वो एक आदमी ने 3 साल में बदल दिया। तो डर तो लगता है ना, मुझसे भी डर लगेगा, आपसे भी डर लगेगा, क्योंकि जो आदमी पाकिस्तान में रेप्यूटेड होगा वो थ्रेट है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि अगर आप अच्छी बात करते हैं ना तो आप थ्रेट बन जाते हैं सिस्टम के लिए। टीवी पे जाके जब मैं इस तरह की बातें करता हूँ तो एंकर भी एंड में कहता है कि सर बस कर दें, प्रोग्राम भी बंद होगा, आपका भी मसला होगा, मेरे लिए भी मसला होगा, और अच्छी अच्छी बातें करें। सिस्टम चलने दें, सिस्टम चल रहा है तो चलने दें। सिस्टम नहीं चल सकता इस तरह से। आप सिस्टम को डिरेल कर रहे हैं, आप सिस्टम को खत्म कर रहे हैं, आप पाकिस्तान को खा रहे हैं, आप उसे खोखला तो मजीद कर दिया और कर रहे हैं आप। तो आपने उन इदारों को बेहतर करना है। FBR पहली रिकमेंडेशन है कि उसको बेहतर करें। जो आपके हुकूमती लेवल के ऊपर जो आपके इदारे हैं, जो करप्शन की जड़ बने हुए हैं इस वक्त, जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स की पनाहगाहें, आप भी जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं है PIA में क्या हुआ है, कितने यूनिट बने, कौन कौन सी जाले, कौन कौन से कारकुन काम करते हैं, कैसे कैसे सेटअप बना हुआ है। आप हिला नहीं सकते सिस्टम को। स्टील मिल का भी यही हाल है आपका। बोगस लोग, जैसे मुस्तफा भाई ने कल आउटस्टैंडिंग, मैंने सुनी, अभी मैंने जिक्र भी किया, मुस्तफा भाई से स्पीच की उन्होंने डिस्ट्रिक्ट के इजलास के अंदर, कि एजुकेशन के बारे में जो उन्होंने बताया कि मतलब आप सोचिए कि क्या हाल है पाकिस्तान का, हम किस तरफ जा रहे हैं हमारे। तो PIA का 50 अरब रुपए बेसिकली PIA नुकसान नहीं कर रहा, वो आपके पैसों से दे रहे हैं। आप जो टैक्स दे रहे हैं आपके पैसों से, उसको तनख्वाह जारी है। और उस आदमी से मिलने के लिए मैं आपको चैलेंज करता हूं, 3 महीने लग जाएंगे आपको, अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। तनख्वाह आपकी है, पैसा आपका है, सिस्टम आपने बना के दिया है, वो चलाने के लिए आए पाकिस्तान के अंदर। तो आपको फौरी तौर पे ये 400 अरब रुपए के जो आपके हुकूमती इदारे हैं जो नुकसान दे रहे हैं पाकिस्तान को और यहाँ की आवाम का खून चूस रहे हैं, उनको आपको बेहतर करने की जरूरत है। फौरी तौर पे उनकी जो लॉसेज हैं उसको लॉक किया जाए। सिस्टम चल रहा है तो ठीक है, नहीं चल रहा तो उसको रोक दिया जाए। गोल्डन हैंडसेट देके लोगों को बाहर किया जाए। बोगस नौकरियां जो लोग कर रहे हैं, जो तनख्वाहें ले रहे हैं बोगस किस्म की, और उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, पॉलिटिकल अपॉइंटीज हैं, उनको बाहर किया जाए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने इस पर तवज्जो नहीं दी तो आप जितनी भी रिकवरीज करेंगे, जितनी भी मेहनत करेंगे, वो तो FBR पूरी कर देगा आपकी करप्शन के अंदर, और आपको टारगेट कहीं पूरा करके नहीं देगा। दूसरा जो बचा कुचा होगा वो सारी मेहनत आपके आगे 400 अरब रुपए के अंदर, वो आपके आगे हुकूमत के जो इदारे हैं वो पूरे कर देंगे आपके अंदर। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं कि जब हमने इसको देखी, हम जो पढ़ते हैं, हम जो सिस्टम को देखते हैं, तो हमें वाकई में डर लगता है कि सिस्टम आप बेहतर करने जा रहे हैं, सब आपके साथ खड़े हैं, पूरे पाकिस्तान खड़ा हुआ है आपके साथ, लेकिन सिस्टम इस तरह इस्लामाबाद में बैठ के सही नहीं हो सकता। जब 70% रेवेन्यू आपका कराची देता है तो इदारा को यहाँ से कराची इस्लामाबाद ले जाने की जगह इस्लामाबाद से कराची लेके आइए ना। समंदर यहाँ पे, जिस मुल्क, जिस शहर के अंदर समंदर होता है वही शहर पूरे मुल्क को चला रहा होता है। ये बात समझ में क्यों नहीं आती? कभी आप कहते हो कि जी SCCB को उठा के हम लेके जाएंगे, कभी आप कहते हो स्टॉक एक्सचेंज को उठा के कराची से इस्लामाबाद लेके जाएंगे, कभी आप कहते हो कि FBR को उठा के भी हम इस्लामाबाद लेके जाएंगे, कभी आप कहते हो फेडरेशन को इस्लामाबाद जाने से कुछ नहीं होगा। इस्लामाबाद में जो चीज़ें हैं, जो हेड ऑफिस हैं, वो आप कराची में लेके आइए। यहाँ के लोगों को हायर कीजिए, यहाँ के लोगों को अपॉर्चुनिटीज दीजिए। वो यहाँ के सिस्टम को समझते हैं, वो यहाँ के सिस्टम की परेशानियों को समझते हैं, वो यहाँ पे रहते हैं, वो यहाँ की गलियों में घूमते हैं, वो यहाँ के इदारों से इंटरेक्ट करते हैं, उनको पता है। अब आपको बताइए कि आपका एक मसला है किसी इदारे के अंदर, SCCB में मसला है आपका, चेयरमैन साहब तो 40 लाख रुपए तनख्वाह है उनकी, 8 कमिश्नर हैं SCCB के अंदर, एक कमिश्नर की तनख्वाह को पता है कितनी है? 32 लाख रुपए। 32 लाख रुपए। कितने लोग होंगे यहाँ से जो गए हैं? कितने लोग यहाँ से गए? नहीं गए यहाँ से लोग, सारे वहीं से अपॉइंट हो जाते हैं या बाहर से भी आते हैं। अगर वो इदारा, और स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? स्टॉक एक्सचेंज कराची में। तो आप उस इदारे को उठाई कराची में ले जाइए ना, कि अगर आपको एक मसला है उस इदारे के अंदर तो आप जाइए फौरी तौर पे भागते हुए चेयरमैन SCCB के पास, कमिश्नर के पास, कि सर ये मसला है, ये मसले को हल कीजिए। वो कहेंगे ठीक है जी, 24 घंटे में आपका मसला हो जाएगा, उन्हें साइन कर दी जाइए।
आपको तो पहले 40,000 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा, फिर 30,000 रुपये का स्टे करना पड़ेगा वहाँ जाके, फिर आपको 1 महीने के अंदर वो टाइम देगा मसले के लिए, आपको फिर 6 घंटे आपको वहाँ बैठना पड़ेगा। आखिरी वक्त में जो है वो कोई मसला आ जाएगा इस्लामाबाद के अंदर, आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देगा, अगले दिन कर देगा। फिर आप 30,000 रुपये एक दिन का स्टे बढ़ाइए अपना होटल में जाके और अपना टिकट बेच के उसको उड़वाइए आप। तो लोग कहते हैं 10 लाख रुपये का तो मसला, 2 लाख रुपये खर्च हो जाएंगे, जाने दो, रहने दो। इसलिए आपका सिस्टम बेहतर नहीं होता। चेयरमैन एफबीआर नहीं बैठते हैं, साईं के पास जाओ यहाँ पे तो साईं के पास टाइम ही नहीं, वो मसरूफ है चीज़ों में। तो आपका मसला कौन सुनेगा? तो इदारों को आप कराची से इस्लामाबाद ले जाने की टेंशन छोड़ दीजिए, इससे कुछ भी नहीं होने वाला, कोई बेहतरी नहीं आएगी, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, कोई हाँ दिली ख्वाहिश आपकी पूरी हो सकती है, वो मुझे नजर आता है कि ऐसा है कुछ, तो दिली ख्वाहिश आपकी पूरी हो सकती है, लेकिन सिस्टम में बदलाव नहीं आएगा, सिस्टम आपका बेहतर नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप एफबीआर को ठीक कीजिए, आप पाकिस्तान के अंदर जो एंटिटीज है उनको ठीक कीजिए। इन्फ्लेशन की जो फिगर है, महंगाई की फिगर मैंने आपको बता दी है, रिजर्व्स की फिगर मैंने आपको बता दी हैं, आगे आने वाले वक्त के अंदर जो हालात थे, जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं। गवर्नमेंट को सजेशन दे सकते थे, हमने वो दे दी हैं। एक सजेशन आपके लिए है, क्योंकि टाइम मुख्तसर है, सजेशन आपके लिए सिर्फ इतना है कि आने वाले वक्त में जो मैं फोर्सी कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, अगर आप कंपनी चलाते हैं, अगर आप नौकरी करते हैं, अगर आप कारोबार कर रहे हैं, अपनी प्रोफाइल को लो करके चलिए, चीज़ों को बेहतर करिए, अपनी कंट्रोल में करिए चीज़ों को बेहतर अपनी। एक्स्ट्रा खर्चे, एक्स्ट्रा घूमना फिरना, एक्स्ट्रा होटलिंग, इन चीज़ों से बचिए। सेविंग पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट नहीं है। 1990 में बांग्लादेश में स्टॉक मार्केट बनी, 1 लाख अकाउंट होल्डर थे। बांग्लादेश के अंदर 40 लाख लोगों ने अकाउंट खुलवाए 2019 जनवरी तक। हमारे यहाँ 50,000 लोगों ने अकाउंट खुलवाए 1970 में। आज आपके पास 2.5 लाख यूआई हैं स्टॉक मार्केट में, 2.5 लाख। इसलिए तो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में वो काम करेगा जिसका बहुत पैसा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वॉरेन बुफे 96 बिलियन डॉलर का आदमी है, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। मतलब हार्वर्ड जैसे इदारे के अंदर टाइम नहीं है उसके पास जाने का, बात करने का, क्योंकि एक एक मिनट उसका कीमती है। वो तो कहता है जी 500 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ना, यही मैं आपको बताता हूँ कि 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट सेविंग्स का रिवाज नहीं है। 10,000 रुपये वाला 22 तारीख को मैंने प्रॉब्लम में देखा है कंपनी में, 5 लाख वाला 27 तारीख को प्रॉब्लम में देखा है मैंने। मुझे समझ में नहीं आता कि आपको अपनी चादर के अंदर रह के चलने में या कमाने में या सेविंग करने में इशू क्या है। जितना आपकी इनकम होती है उतने ही आपके खर्चे होते हैं। वैसे ये अल्लाह का निज़ाम भी है, इसमें कोई शक नहीं। कहते हैं कि जब पैसा आता है तो वो अपना रास्ता खुद बनाता है, ये हमने देखा भी है, एक्सपीरियंस भी किया है। तो पैसा जब आता है आपके पास तो रास्ता बना लेता है। आप ये मत समझें कि कोई ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ 1 करोड़ रुपये महीने के कमा रहे, ऊपर की कमाई, तनख्वाह उसकी 7.5 लाख रुपए। नहीं, ऐसा नहीं है। वो पैसा अपना रास्ता निकालेगा। वो किसी न किसी ऐसी प्रॉब्लम में, किसी न किसी ऐसी मुश्किल में होगा जो आपको पता नहीं होगा, उसको पता होगा, उसके अल्लाह को पता होगा। वो कमाई रुकती नहीं है, कभी याद रखिएगा मेरी बात। आप ये मेरी बहुत ही पर्सनल ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस है मेरा। तो पाकिस्तान में सेविंग का कोई रिवाज नहीं है, इसीलिए 2.5 लाख आपके जो अकाउंट खोले हुए थे वो आज 2.5 लाख ही रह गए आपके। बांग्लादेश 40 लाख पे चला गया। मैं श्रीलंका गया पिछले साल, मतलब वो पसंद ही नहीं करते बात करना, क्योंकि उन्होंने इतनी ग्रोथ कर ली है कि आप उसके बराबर आ नहीं सकते ना। मतलब इंडिया की आप मिसाल देते हैं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप इंडिया की मिसाल देते हैं। 100 अरब डॉलर की रिजर्व है इंडिया के पास, 100 बिलियन डॉलर की रिजर्व है इंडिया के पास। हमारे 100 बिलियन डॉलर के लॉस है, 100 बिलियन डॉलर का कर्जा है हमारे ऊपर। पिछले 2 साल में 8.2% के हिसाब से इंडिया ने तरक्की की है। सही है, वो हमारा दुश्मन है, बट दुश्मन को स्टडी करना कोई मुश्किल बात तो नहीं है ना। उसको स्टडी कर सकते हैं, वो ऐसा क्या कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान में कहने का मतलब है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत डेवलपमेंट है, बहुत ग्रोथ है, बहुत सेविंग है। पाकिस्तान में सेविंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो सेविंग लोग करते नहीं है। आपने कहा 10,000 रुपये की अगर कमाई है तो आपने उस 10,000 रुपये के अंदर आना है अगले 2-3 महीने के अंदर, जब तक कि हालात ऐसे चलते हैं आपके। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अगर कंटिन्यू हो गई, मामला आपके ये कंट्रोल कर गए, IMF ने आपका साथ दे दिया अगर, तो 2021 में आके चीज़ों में आप इम्प्रूवमेंट बेहतरी दे सकते हैं। जब तक IMF के बाद आप नहीं जाते, ये मामला आपके चलते रहेंगे और मामला आपके काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। IMF का डेलीगेशन 26 मार्च को आ रहा है, उसके बाद अप्रैल की डेट आएगी। अप्रैल के अंदर जो है वो इंडिया के अंदर इलेक्शन है, सारा फोकस वहाँ चला जाएगा। जब तक कि आपके बॉर्डर पे भी टेंशन रहेगी, हालात आप कैसे रहेंगे मुल्क के। जून में, मई के अंदर फिर रमज़ान है आपके,
फिर जून के अंदर आपका बजट आएगा, आपका जून के बाद आपको IMF से लोन मिल सकता है, तो ये 5-6 महीने इज वेरी क्रिटिकल। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर एक्सपेंसेस। अपने खर्चों को कम करना है, अपने खर्चों को कंट्रोल में लेके आना है। ये नहीं कि खुदा ना खास्ता खाना खाना छोड़ देना है कि 3 वक्त की जगह 2 वक्त कर देना है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसमें आप बेहतरी ला सकते हैं ना। अगर आप हलाल कमाई कमाते हैं तो जाहिर बात है एक लिमिटेड इनकम है, मेरी भी एक लिमिटेड इनकम है। बात है कि आप उसको कंट्रोल करें, आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करें, जो एक्स्ट्रा आपकी एक्टिविटीज़ है उसको ख़त्म करें, जो आपके एक्स्ट्रा आप एक्सपेंसेस करते हैं वीकली बेसिस के ऊपर उसको आप कंट्रोल करें। आपको अपने पैसों के अंदर आना है और इस मामलात के अंदर रहना है। आखिरी बात FATF के हवाले से, जो आगे आने वाली मुश्किल है, जो आगे आने वाले हालात हैं, उसका डेलीगेशन भी मैंने आपसे कहा कि मार्च का महीना मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। 25 मार्च को FATF का डेलीगेशन आ रहा है। FATF एक बहुत सीरियस कंसर्न है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए और टेररिज्म फाइनेंसिंग के अंदर जो सहूलतें दी गई हैं, जो मुल्क सहूलतें देते हैं, उसमें हम भी हैं। टोटल इसके जो मेंबरान हैं उनकी तादाद 36 है। 1989 में FATF बना था, G7 कंट्रीज़ ने इसको रिकमेंड किया था और उसके अंदर करते करते 1989 से 1994, फिर 2003, फिर 2004 से 2012, अब आके उसके मेंबरान की तादाद 36 है। और उसमें जो सबसे ज़्यादा इस वक्त रखता है ताकत वो अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका की इकॉनमी से तो आप मुकाबला कर नहीं सकते हैं। वो एक अलग डिबेट है, अगर मैं उसको बताने जाऊँगा टाइम लग जाएगा। तो इंडिया का उसमें बहुत बड़ा रोल है। फाइनेंस मिनिस्टर ने लेटर भी लिखा है कि जी आप FATF के ऊपर जो इंडिया की प्रेजेंटेशन है उसको चेंज करें या हटाएं, क्योंकि वो हमारे हक में फैसला नहीं करेंगे। तो 36 ममालिक उसमें शामिल हैं और उसमें हम ग्रे लिस्ट के ऊपर हैं। अगर खुदा ना खास्ता जून के अंदर उनका रिव्यू होगा, अगर हम ब्लैक लिस्ट में आ गए तो IMF तो आप भूल जाइए बिल्कुल किसी भी सूरत के अंदर। और पाकिस्तान की जो रेटिंग्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड हो चुकी हैं 8-9 महीने के अंदर। तो FATF, IMF, ये 2 ऐसे टास्क हैं मार्च में जो आपके जून तक चलेंगे, जिनके ऊपर पाकिस्तान दारोमदार कर रहा है। पाकिस्तान के पास अभी पैसे बिल्कुल नहीं है, रिजर्व्स की पोजीशन बहुत ख़राब है हमारी, आगे रीपेमेंट में बहुत ज़्यादा करनी है। तो इसलिए मैंने आपसे ये अर्ज़ किया कि ये तमाम चीज़ें बताने का मकसद आपको ये नहीं कि खुदा ना खास्ता डराना है। पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा। पाकिस्तान का मैंने आपको स्टार्टिंग में इसलिए बताया था कि हर 5 साल के बाद पाकिस्तान डिफॉल्ट पे चले जाता है, फिर हर 5 साल के बाद पाकिस्तान दुनिया की बेस्ट इकॉनमीज में चले जाता है। आप मैगजीन उठाइए ना दुनिया की, एक अजीब सिनेरियो है कि इतना या तो वो आसमान है या हम ज़मीन है, हम बीच में कहीं नहीं है। तो अभी वक्त ऐसा आ रहा है थोड़ा सा कि हमारे लिए मुश्किलात हैं, चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं हमारी। तो हमें ये तमाम चीज़ों को देखते हुए डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हिम्मत करनी है, साथ खड़े रहना है। मौका मिलेगा, सबको मिलेगा, शायद हमें भी जल्दी मिल जाए मौका। तैयारी रखनी है अपनी और भरपूर तैयारी रखनी है अपनी। और मुस्तफा कमाल भाई की जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से उनका एग्रेशन है, वो नज़र आ रहा है सबको। और वो इस बात की खमाजी करता है बिजनेस कम्युनिटी में बाहर भी कि ये आदमी थकने वाला नहीं है, ये आदमी हारने वाला नहीं है, ये आदमी पीछे हटने वाला नहीं है। ये बात तो मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ और ये बात लोगों को समझ में आ गई है कि जो करने वाले थे ना, उन्होंने शुरू में करके देख लिया। 6 महीने साल जब हमने भी कंपनी खोली तो 6 महीने साल बहुत टफ टाइम था। किसी ने कहा बंद कर दो, किसी ने कहा उठा देंगे, किसी ने कहा गायब कर देंगे, किसी ने कहा ये हो जाएगा, किसी ने कहा वो हो जाएगा। जब पागलों की तरह लगे रहे 2 साल तो फिर वो नेगेटिव से न्यूट्रल हो गए, फिर 2 साल के बाद वो न्यूट्रल से पॉजिटिव हो गए, फिर 6 साल के बाद वो बेस्ट फ्रेंड हो गए। कमाल बात है। ये सिस्टम है पाकिस्तान का, ये दुनिया का सिस्टम है कि लोग पहले आपके नेगेटिव होते हैं, आपके खिलाफ बातें करते हैं, फिर आपको मुस्तहकम खड़ा हुआ देखते हैं। जब देख लेते हैं कि आप हिल नहीं रहे, आपके लोग नहीं हिल रहे, आपके कारकुन नहीं हिल रहे, मोहब्बत ख़त्म नहीं हो रही, मोहब्बत बढ़ रही है, चीज़ें आपकी मज़ीद बेहतर हो रही हैं, तो वो पीछे हटने की जगह पे मज़ीद आपके साथ आके जुड़ जाते हैं। तो ये टाइम आप सब लोगों के लिए भी है कि आप लोगों ने जुड़े रहना है, मेहनत करनी है, एग्रेसिव हो जाना है, घबराना। ये नहीं सोचना कि बल्दियाती इलेक्शन दिसंबर 2019 के अंदर है, उसके 5 साल बाद इलेक्शन है, उसके पता नहीं क्या होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान इज़ अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल स्टेट। बेनज़ीर की जिस दिन शहादत हुई उस दिन हम 100% इन्वेस्टेड थे हम सारे लोग, और पीसी में बैठ के मुझे याद है कि मैं मीटिंग कर रहा था और किसी ने मुझे बोला बेनज़ीर को शहीद कर दिया। मतलब दुनिया की इकॉनमी अलग चल रही थी, हम अलग चल रहे थे। एक अलग सिस्टम था पाकिस्तान में, अलग हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो आदमी जिसको हम 3-3 महीने से अप्रोच कर रहे थे पाकिस्तान आकर, वो आता नहीं था। 3 दिन पहले वो पाकिस्तान आए थे लोग, वो डेलीगेशन पाकिस्तान आया था, पीसी में हमारे साथ था। मतलब मैंने आपको इसलिए बताया कि इतनी अनप्रेडिक्टेबल स्टेट है। अगले दिन हम 0 थे, अगले दिन सुबह उठे तो 0 थे, समझ ही नहीं आया क्या वो।
मतलब पाकिस्तान में पॉलिटिक्स, पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर, पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की ऐसी सिस्टम बना हुआ है कि हर चीज़ अनप्रेडिक्टेबल है। आपको तैयार रहना है 24 घंटे, आपको अपनी तैयारी रखनी है पूरी। और जो हालात मैंने आपको बताया वो बताने का मकसद ये था कि अगर चीज़ों को उन्होंने कंट्रोल नहीं किया और ये जो दो चीज़ें होने जा रही हैं FATF IMF, इस पर अगर सही तरीके से हमने एड्रेस नहीं किया और हम सक्सेसफुल नहीं हुए तो बहुत जल्दी हम सबकी बारी आ जाएगी। और उसके लिए हमें तैयारी करनी है, इलेक्शन की तैयारी करनी है, बाकी चीज़ों की तैयारी करनी है। लेकिन अब जो बात करनी है वो आपने इकॉनमी के हवाले से लोगों से बात करनी है, उसमें फिगर्स डालनी है, अपना इनपुट डालना है, अपनी चीज़ों को बेहतर करना है आपने, और घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। चीज़ें ख़राब होती हैं, बेहतर हो जाती हैं। पाकिस्तान अल्लाह ने बनाया, किसी मकसद से बनाया, वो कहीं नहीं जाता। सिस्टम आते हैं, सिस्टम जाते हैं। आपने अपने आने वाले सिस्टम के लिए तैयार रहना और अपने आप को तैयार रखना है। बहुत शुक्रिया आप सबके वक्त का, बहुत शुक्रिया मुस्तफा कमाल भाई का, अनीस भाई का, PSP का, उन्होंने मुझे मौका दिया। कोई आपके सवाल हो, कोई कंसर्न हो, कोई बात हो, आप करना चाहें तो मैं अवेलेबल हूँ। इसके अलावा भी जो है वो आप मुझसे बात कर सकते हैं, फ़ोन नंबर है सबके पास, आप ले सकते हैं फ़ोन नंबर और उस पर बात कर सकते हैं। कोई मसला, कोई चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं आप। तो किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़। डेफिनेटली देयर इज़ अ वे। बात ये कि आप के पास अगर एक है हिम्मत है, जिस तरह आपने सवाल की, मैंने इसका जवाब दे दिया वैसे, कि सबसे ज़्यादा जो पब्लिक के लिए इस वक्त देखा जा रहा है इस्लामाबाद में और पूरी दुनिया में और पूरे हर सिस्टम देख रहा है आपका, वो आपका सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया एक ऐसा फोरम है आपका कि जिससे अपनी आवाज़ आप उठा सकते हैं। दुनिया में बड़े बड़े सिस्टम हिलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया के तहत, हम लोग नहीं कर रहे। इंडिया जैसे मुल्क के अंदर सोशल मीडिया की इतनी बड़ी ताकत है कि मोदी जैसा आदमी भी 100 दफ़ा सोचता है, इसलिए नहीं कि वो अपोजिशन की वजह से सोचता है, वो अपनी आर्मी की वजह से सोचता है, नहीं, वो सोशल मीडिया की वजह से सोचता है। पाकिस्तानी कौम का लिटरेसी रेट इंडिया के मुकाबले में बहुत बेहतर है। इंडिया के साउथ के अलावा इंडिया का जो साउथ है वहाँ पे 97% लिटरेसी रेट है। बाकी इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत वर्स्ट है पाकिस्तान के मुकाबले में। पाकिस्तानी कौम बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत समझदार है, बहुत सोच समझ सकती है, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, हर चीज़ को एक लिमिट पर रख के चलती है। आप लोग सोशल मीडिया की ताकत को अपने इस्तेमाल करें। पब्लिक के पास सोशल मीडिया की ताकत है। आपके ऊपर कोई नुकसान दिया जाता है, आपके ऊपर कोई डैमेज होता है, आपके साथ ज्यादती होती है, आपने अपनी आवाज़ बनना है। जिस तरह से आप पाकिस्तान ज़मीन पार्टी की आवाज़ बने हुए हैं, इसी तरह से आपने सोशल मीडिया के थ्रू पाकिस्तान की आवाज़ बनना है। पाकिस्तान ज़मीन पार्टी का जाहिर बात है एक हिस्सा है वो पाकिस्तान का हिस्सा है ना, वो हम पाकिस्तानी हैं, हमें पहला फर्ज पाकिस्तान को देखना है। हमें नई जॉब क्रिएशन के हवाले से सवाल है, तो इसमें मैंने आपको बताया कि जिस तरह के हालात हैं, जब आपकी इकॉनमी बेहतर होती है, आपके हालात बेहतर होते हैं, जॉब क्रिएशन जब होती है आपकी। दुनिया की जो टॉप इकॉनमीज़ हैं उसमें से अमेरिका की इकॉनमी सबसे टॉप के ऊपर है। जो टॉप 10 मुल्क हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो 2/3 पूरी दुनिया की जो इकॉनमी उसको संभालते हैं। उसमें नंबर 1 अमेरिका है डेफिनेटली। 19.4 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी है अमेरिका की, जो कि नंबर 1 पे। 12.2 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी चाइना की है नंबर 2 के ऊपर। उसके बाद जर्मनी है 4.6 पे, जापान है 4.7। इंडिया 3.3% की ग्रोथ रखता है वो तमाम सेक्टर के अंदर, जो कि टॉप 5 मुल्कों के अंदर आता है। लेकिन जॉब क्रिएशन वहाँ पे भी एक मुश्किल है, जॉब क्रिएशन वहाँ पे भी एक सवाल है। मसला ये है कि जिस तरह के हालात आपके मुल्क में चल रहे हैं, जॉब क्रिएशन जब होती है जब पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आती है, जब पाकिस्तान के अंदर ग्रोथ आती है, जब पाकिस्तान में बेहतरी आती है। नो डाउट हुकूमतें करप्ट हो सकती हैं, हुकूमतें चलाने वाले करप्ट हो सकते हैं, उन पर केसेस हो सकते हैं, उनके मामला हो सकते हैं, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे नज़र आ रहा था काम हो रहा है। हमारा जब भी पीक टाइम आता है पाकिस्तान में, आपने नोट किया होगा कि पाकिस्तान का पीक टाइम 2006, 2007, 2008 का था मुशर्रफ दौर के अंदर। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी डाउन साइजिंग आई कि सब कुछ खत्म हो गया। पाकिस्तान का 10 साल बाद, या आप नोट कीजिएगा मेरी बात, हर 10-12 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर एक साइकिल चलती है। पिछले 40 साल से यही हो रहा है। फिर पाकिस्तान का एक बेहतर टाइम आया 2016, 17, 18 के अंदर। आपने देख लिया कि 17 में 18 में नाअहली हुई, गवर्नमेंट गई, प्राइम मिनिस्टर गया, पाकिस्तान की रेटिंग डिग्रेड हो गई, पाकिस्तान ख़त्म हो गया, लोन चढ़ गया, कर्जा चढ़ गया, जो एम्प्लॉयमेंट हो रही थी वो ख़त्म हो गई। हुकूमत के इक़दामात से, पाकिस्तान की तरक्की से आपकी जॉब क्रिएशन रिलेटेड है। कोई भी कंपनी, मैं हूँ या कोई भी हो, वो कैसे जॉब क्रिएशन करेगा जब आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, जब आपकी डेवलपमेंट नहीं हो रही है, जब आपके अंदर, आपके मुल्क के अंदर जो है वो बेहतरी नहीं आ रही है। करंट अकाउंट डेफिसिट आप कहते हैं कि आपने कंट्रोल कर लिया। आपने कंट्रोल इसलिए कर लिया कि आप मशीनरी इंपोर्ट ही नहीं कर रहे, काम ही नहीं हो रहा 8 महीने के अंदर।
इंटरनेशनल क्रूड आपका जो है वो $70 से $50 के ऊपर आ गया, तो जाहिर बात है आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगी ना। ग्रोथ कहीं नहीं हो रही है आपकी। जब तक ग्रोथ नहीं होगी आपकी, जब तक कि आपकी जॉब क्रिएशन नहीं हो सकती है, मेरी सजेशन आप लोगों के लिए ये है और दोस्तों के लिए ये कि देखिए, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। काम एंटरप्रेन्योर बनिए, छोटा छोटा सेटअप लगाइए, छोटे छोटे काम करिए। मैं तो हुकूमती इदारों में जो लोग बैठे हैं उनको मशवरा देता हूँ कि भाई तुम गवर्नमेंट में हो, तुम हो 20 ग्रेड में, 21 ग्रेड में, 60 साल में रिटायर हो जाओगे, फिर क्या करोगे 15-20 साल तक? तो वो लोग ये समझते हैं कि काम करना चाहिए। मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि आप खुद छोटी दुकान खोलिए। हमारे यहाँ इज्जत का मसला है, हमारे यहाँ आना का मसला है। हमारे बाप दादा ने सच्ची बात है हमें सिखाया कि दूध वाला बनना मुश्किल है, गोश्त वाला बनना मुश्किल है, टैक्सी चलाना मुश्किल है। यही टैक्सी चलाने के लिए हम कनाडा, लंदन में, अमेरिका में जाके मुश्किल लेंगे, यहाँ मुश्किल है। आज उसका नाम करीम पड़ गया तो हमने चलाना शुरू कर दी। पीली टैक्सी चलाने में प्रॉब्लम होती थी। भाई आपको हलाल रोजी कमाई, आपको एंटरप्रेन्योर, आप इतने काबिल हैं, आप इतने लायक हैं। मैं आपको किस तरह बताऊंगा, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इस कौम में इतना पोटेंशियल है पाकिस्तानियों में, और स्पेशली सिंध के लोगों में या रहने वालों में, कि आप टैक्सी चलाएंगे ना, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि 5 साल बाद आपकी 100 टैक्सी होंगी। क्योंकि हमें सिस्टम को चलाना आता है, हमें सिस्टम को मैनेज करना आता है, हमें तरबियत हमारे घर से इस तरह की मिली हुई है। आप किसी काम को छोटा मत समझिए, आपको जो काम मिले आप कीजिए। एक छोटी सी परचून की दुकान डालनी है, एक छोटा सा स्टोर खोलना है, एक आपको कोई केबिन खोलना है, आप बस खोल लीजिए। आप हिम्मत करिए, दोस्तों से पैसे लीजिए, आप गाड़ी के लिए लेते हैं, आप अच्छे मोबाइल के लिए लेते हैं, आप बाहर टूर लगाने के लिए लेते हैं, आप किसी फैसिलिटीज के लिए लेते हैं, आप अपने लिए ले लीजिए 1-2 लाख रुपए, आप उससे शुरू कर दीजिए। आप काम एंटरप्रेन्योर बनिए, आप काम शुरू कर दिए अपना आप। अदरवाइज जॉब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इतनी ग्रोथ नहीं है। देखिए, कोटा सिस्टम आपका जब खत्म, जी आई गॉट योर पॉइंट। बात है कोटा सिस्टम आपका जब खत्म हो सकता है जब इंटेंशन हो गवर्नमेंट की इंटेंशन मैंने आपको बताया बेहतर नजर आ रही है, पहले से बेहतर है। उसके बाद जो आपकी ब्यूरोक्रेसी में लोग लगे हुए हैं ना, वो ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं वो असल फसाद की जड़ है पाकिस्तान में, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। पाकिस्तान के पॉलिटिशियन को बदनाम किया गया है। पाकिस्तान में आप दुनिया में जाइए, पाकिस्तान का पॉलिटिशियन हर जगह बदनाम है। क्यों? कि उसको किया गया है बकायदा मलाइन करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है आपका, कि कुछ भी करो, बिजनेसमैन कुछ करे, ब्यूरोक्रेट कुछ करे, वो कहीं नजर नहीं आता आपको। उसको करवाने वाला वही होता है, एक ब्यूरोक्रेट होता है, एक बिजनेसमैन होता है, और करा किसने होता है? पॉलिटिशियन ने करा होता है। तो बदनाम कौन होगा? पॉलिटिशियन हुआ हर जगह के ऊपर। पॉलिटिक्स पाकिस्तान की सब जगह पे बदनाम है। इंडिया की पॉलिटिक्स जितनी बदनाम है, हमारी भी उतनी बदनाम है दुनिया के अंदर। तो बात यह है कि वो सिस्टम को सही करने के लिए आपको ब्यूरोक्रेसी को सही करना पड़ेगा। आपकी ब्यूरोक्रेसी वही रहती है, हुकूमत आती है, हुकूमत चली जाती है, लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी अपनी जगह पे सही रहती है। जब आप ब्यूरोक्रेसी को ठीक करेंगे, जब आप वहां पे इस तरह के लोग लेकर आएंगे जो पॉलिटिकली अपॉइंटेड नहीं हो, और नए लोग नहीं लेकर आएंगे, पुराने लोगों को आप नहीं हटाएंगे बाय फोर्स, सिस्टम को आप बेहतर नहीं करेंगे, ये आपका कोटा सिस्टम बेहतर नहीं हो सकता। सबसे बड़ी फसाद की जड़ आपकी जो है ब्यूरोक्रेसी है, और ब्यूरोक्रेसी में सबसे बड़ी फसाद की जड़ जो बनाई गई 70s के बाद, वो कोटा सिस्टम को बनाया गया। उसी के तहत पूरे सिस्टम को डिरेल किया गया। बहुत वैलिड पॉइंट है आपका, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है ये आपके सिस्टम को सही करने की एक जड़ है। जिस तरह मैंने 2 पॉइंट किए, अब ये होता है देखिए, अगर आपकी टीम अगर अच्छी हो, प्रोफेशनल हो, तो ये तीसरा पॉइंट आपका ये है कि कोटा सिस्टम को आप बेहतर कीजिए। कोटा सिस्टम को आप बेहतर करते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली सिस्टम जो डिरेल हो रहा है वो सिस्टम बच जाएगा। कम से कम आपके ऊपर तो इफेक्ट नहीं आएगा अच्छा होने का, आपके बच्चों के ऊपर जरूर आएगा। देखिए, आपके 3-4 सवाल हैं। बात देखिए, हम तो काफ़ी बातें पहले कर चुके हैं। एंटी करप्शन का मैंने आपको बताया वही हाल है, ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर भी, और उसके अंदर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट बहुत है। जो सिंध का एंटी करप्शन है उसको तो मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ। तो बात यह कि 100% अपॉइंटमेंट जो है वो पॉलिटिकल है, और पॉलिटिसाइज जब तक चीज़ें होंगी चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। एफबीआर के ऊपर हम बात कर चुके हैं कि एफबीआर को हम कैसे बेहतर करें। जहाँ तक बात है बिजनेस कम्युनिटी की, तो सारा काम बिजनेस कम्युनिटी ने करना नहीं है। बेसिकली बात ये है, ये तो आप घूम फिर के मेरी तरफ ही आ गए। बात ये है कि बिजनेस कम्युनिटी ने अगर सब चीज़ें बेहतर करनी है, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि आप लोगों ने टैक्सेस देने हैं, आवाम ने टैक्सेस देने हैं और एक्स्ट्रा टैक्सेस देने हैं, तो हुकूमत को फिर फ़ायदा ही है। फिर आप हुकूमत को ख़त्म कर दीजिए ना, फिर आप बाकी इदारों को ख़त्म कर दीजिए। बात देखिए, जब मैं आपको इतना चैलेंज करता हूँ कि सुबह आप मेरे पास आइए, मैं आपको एक चीज़ देता हूँ, आप मेरी वो चीज़ देख लीजिए, एफबीआर में जाइए और उनको बोलिए सर ये आपने नोटिस इशू किया है, मैं इसका जायज़ जवाब देना चाहता हूँ, 4 घंटे आपसे मिलेगा नहीं। ये बात करना है, ये बात बिल्कुल बेकार आदमी है, इसको अंदर नहीं भेजना, इसको तो जायज़ रास्ता चाहिए। मैं जा रहा हूँ चलिए खुद, मैं आपसे कह रहा हूँ कि सर आपने ये मेरी लाइबिलिटी क्रिएट की है 10 करोड़ रुपए की, सर मैं जवाब देना चाहता हूँ, मैंने फर्गूसन को, शफर जैदी को अपॉइंट किया है, मैं जवाब देना चाहता हूँ। कहेगा भाई वो आप नीचे जाके मिल लीजिए। जब तक मैं नीचे जाऊँगा तो फ़ोन करके कहेगा कि ये तो खतरनाक आदमी है, इलीगल आएगा, इससे बात नहीं बनेगी।
मतलब रास्ते आप खुद बता रहे हैं। अगर आप चल के भी जाते हैं SHO के बाद थाने में कि सर मैंने फ़ोन किया है, वो बोले छोड़ो ना यार, तुमने बता दिया, तुम फंस गए, 2 लाख रुपए तो जान छोड़ो, किस चक्कर में पड़ रहे हो। बात यह है कि जब तक इदारों में लोग ऐसे नहीं बैठे हुए होंगे कि जो सही करने जा रहा है, मैं तो आपको इस हद तक बता रहा हूँ कि जो सही करने के लिए जा रहा है, जो कह रहा है कि मैं सही करना चाहता हूँ, मैं रिश्वत नहीं दूंगा, उसको इतना लाइन किया जाता है, इतना जलील किया जाता है कि वो आखिर में थक हार के रोक के वो कहता है कि मैं सिस्टम से मिल जाऊँ, वो बेहतर है। या फिर वो है कि वो डट के खड़ा हो जाए, ठीक है ना, और वो सिस्टम की ठान ले कि मैंने ठीक करना है, तो फिर लेकिन वो मुस्तफा कमाल जैसे लोग 1 करोड़ में से 1 आदमी ऐसा होगा ना तो सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो जाएगा कि नहीं, मैं सिस्टम के खिलाफ खड़ा होऊंगा और मैं लड़ूंगा, मैं फाइट करूंगा, सिस्टम को सही करूंगा। हर आदमी में इतनी कैपेसिटी नहीं है, देखिए हर आदमी में ऐसा सिस्टम नहीं है। जी सर प्लीज अमान साहब। आप दोनों के सवाल सुन के ऐसा लग रहा है कि मुझे इमरान खान ने भेजा और PTA को कोई नुमाइंदा हो और आपको कन्वेंस करने आया हो किसी सब्जी, ऐसा नहीं है। देखिए इकोनॉमी के हवाले से आपको इतना ज्यादा यार डॉक्टर साहब इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हमारा भी वक्त आएगा ना, फिर मैं आपसे पूछूंगा, आप फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे, फिर लोग इस तरह की तनकीद करेंगे ना 8 महीने के बाद। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ। तो आपको एज ए इकोनॉमिस्ट चीज़ों को इतना नेगेटिव आप पोर्ट्रेट नहीं कर सकते, लोगों की भी हिम्मत बना के रखनी है ना। बताना रहता है जैसे आप कहते हैं मुझे कभी कभी फोन पे कि आपसे बात करके लगता है कि पाकिस्तान अगले दिन खत्म हो गया, तो वो बातें तो हम यहाँ नहीं कर सकते ना पब्लिकली। वो आपके लिए जो फिगर्स होती हैं वो हमारी और आपकी डिफरेंट होती हैं, तो आपने एक दरमियानी बात करनी होती है। अवान साहब ने जिस तरह की बात की वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं यही तो आपको समझा रहा हूँ कि ये तमाम मुश्किलात हैं, लेकिन एक तो सच्ची बात है कि 8 महीने में आप इतना कुछ कर नहीं सकते हैं जो आप बातें कर रहे हैं, इतना की चीज़ें कर रहे हैं। ये तो आप लोगों ने कभी 5 साल जो गवर्नमेंट पूरी रह के गई उससे नहीं करी, उससे 5 साल जो सबसे ज़्यादा बेड़ा गर्क हुआ 2009 से 2013 में, आप लोगों ने उससे सवाल नहीं करे। चीज़ें इनकी भी इतनी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, एक तो टाइम बहुत कम हुआ है, दूसरी बात है कि जो आप बात कर रहे हैं कि जो फैसिलिटीज़ दी गई, जो बेहतरी की गई जजेस वाले मामले में, तो मैं कोई कमेंट करना चाहता नहीं क्योंकि वो एक डिफरेंट चैप्टर है, बेहतर है और देना भी चाहिए, क्योंकि वो अवान साहब को थोड़ा सा पर्सनली भी मैं समझाऊंगा ये बात को कि आपको ये समझना पड़ता है कि एक अगर फॉर एग्जाम्पल FBR का चेयरमैन है, अगर वो मेरा मैटर लेता है जो 10 बिलियन रुपए का मैटर है, तो उसकी तनख्वाह भाई 50 लाख रुपए होनी चाहिए, क्योंकि अदरवाइज वो बिक जाएगा। अगर आपका एक सिटी कोर्ट के अंदर आपका जज 1.25 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है, तो उसके पास 2.5 करोड़ रुपए तक के मैटर को सॉल्व करने की लिमिट इसलिए दी गई है कि इससे ऊपर जाएगा तो उसको चेक एंड बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा। 15 लाख रुपए इसी तरह सिटी कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में 17 लाख रुपए दी गई तनख्वाह, ताकि वो जब फैसले करें तो उनके ऊपर उनको लगे नहीं कि मेरे सामने फाइल आई है जो 10 अरब रुपए की है और मैं कमा रहा हूँ 5 लाख 2 लाख रुपए, तो डेफिनेटली ये मुश्किलात आपके सामने आती है ना। तो उस पर इतना मैं ज़्यादा नहीं चाहता, वो समझता हूँ कि वो फैसला सही था आपका। रेगुलेटरी बॉडीज़ में कुछ ऐसे इदारे ऐसे हैं जिनके पास बहुत बड़े फैसले हैं पाकिस्तान के करने के लिए, और उनकी मराद इतनी होनी चाहिए ताकि वो उनका ईमान कहीं बिक ना जाए और वो कहीं डगमगा ना जाए फैसला करते हुए। एक बात तो ये। दूसरा जो आपने बात की स्वीट नॉर्थ की, स्वीट साउथ की, सब्सिडीज़ की चीज़ों की, देखिए मैंने आपसे यही अर्ज किया कि एक तो टाइम बहुत कम हुआ है, दूसरे जिस तरह के हालात जा रहे हैं, जिस तरह की चीज़ें जा रही हैं, चीज़ें बहुत वर्स्ट हैं। इतना खुल के आप एक दफ़ा में पहली दफ़ा में बता नहीं सकते। मैंने आपको ढके छुपे अल्फाज में समझा दी बातों को कि आपने क्या करना है। आपको ये फैसले करने जा रहे हैं, ये मजीद फैसले मुश्किल होंगे आपके, ये फैसले आपके आगे और रुकावट बनेंगी चीज़ों के अंदर। जिस तरह की आपने बात की, मैंने इन्फ्लेशन की बात करके एक दफ़ा में ख़त्म कर दी ना कि 3.5% की इन्फ्लेशन 8.2% की है। अब दूध का डिब्बा में 400 रुपये बढ़ गया, 600 रुपये बढ़ गया, 1000 रुपये बढ़ गया। अब ये मत देखें, ये देखें कि जिस आदमी का 10,000 रुपये का खर्चा था वो उसका 21,000 रुपये का खर्चा अगले महीने से होगा। कहाँ से लाओगे 11,000 रुपये आप? तो आप ये दूध के डिब्बे को ले लें, आप पत्ती को ले लें, चीनी को ले लें, पेट्रोल को ले लें। पेट्रोल के प्राइसेस इंटरनेशनली बढ़ गए, पेट्रोल के प्राइसेस दोबारा बढ़ने वाले हैं आपके। अगर इन्होंने बातचीत सुन के आप 2-4 लोग जो बोलते हैं टीवी पे आके, अगर कम कर दिए, रोक दिए तो अलग बात है, अदरवाइज कंफर्म ये 4 से 5 रुपये आपके पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा देंगे आपके ये। तो बात ये है कि इन्फ्लेशन आप स्पेसिफिक बात करें या आप जनरल बात करें, 3.5% की इन्फ्लेशन मैंने आपको बता दी कि 8.2% हो गई है, कि 150% बढ़ चुकी है वो। तो आपने अपनी तैयारी रखनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमत की पॉलिसीज बहुत बेहतर हैं, आप बेहतर जा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है और मजीद होगी, क्योंकि 2019 में ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है। 2018 में नेगेटिव ग्रोथ थी, 2019 में ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। बार बार आपसे कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 2019 में कॉर्पोरेट की ग्रोथ नहीं है, या तो ब्रेक इवन रहेंगे या फिर नेगेटिव हो जाएंगे बहुत सारे लोग। डाउन साइजिंग होगी, डाउन साइजिंग जो नहीं कर पाए वो आपकी सैलरीज को कट करेंगे, जो सैलरीज को कट नहीं कर पाए वो आपको घर भेज देंगे। तो डाउन साइजिंग की वजह से जो एस्टिमेटेड अभी टारगेट है, जो कि मोहम्मद जुबैर ने भी
ही परसों लिखा है उसके अंदर 10,000 लोग तो वैसे ही आपके इस अगले महीने बाहर आ सकते हैं आपके। इसके अलावा वो कहता है कि 6 लाख लोग आपके जो है वो बेरोजगार आपके आने वाले वक्त में हो जाएंगे। वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, क्योंकि जाहिर बात है वो अपोजिशन के अंदर है। मैं ये बातें तो बैठ के नहीं कर सकता ना, मैं ना इतना डरा सकता हूँ आपको। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कुछ सेविंग करें, कुछ अपने आप को कंट्रोल करें, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं, अपने आप को बेहतर करें। आप स्पेसिफिक चीजों में मत जाएंगे इन्फ्लेशन पर। मैंने आपको एक ओवरऑल बड़ी पिक्चर बता दी है कि हम 2009 में ग्रोथ नहीं है, 2020 में 2019 में ग्रोथ नहीं है, 2020 में ग्रोथ नहीं है। इवन अगर हुकूमत रह गई, काम चल गया, सिस्टम को बना लिया, FATF से आप निकल गए, ब्लैकलिस्ट होने से IMF ने आपको रोल दे दिया, तो 2021 से बेहतरी आएगी। अगर आज मुझे आप $12 बिलियन दे दें और FATF से आप मुझे क्लियर कर दें, आज से मैं बेहतरी करना शुरू करूंगा, तो आपको इफेक्ट उसका 2021 में पड़ेगा। ये बात को समझिए मेरी आप। चीजें बहुत मुश्किल हैं, इसलिए आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने आप को कंट्रोल के अंदर रहना है, चीजों को अपनी बेहतर करना है। आपने आने वाले वक्त की तैयारी करनी है आपने, और उसका डट के मुकाबला करना है। कोई चीज है तो उसको आपको शेयर करनी है। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, और मुस्तफा कमाल भाई का बहुत शुक्रिया, बहुत देर से खड़े मेरे इंतजार के अंदर। और ये कि इंशाल्लाह दोबारा मौका मिलेगा, दोबारा आपसे बात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।